मैं टूटी ही हिमांशी बाबरा को जानना चाहता हूँ कि उसको कहाँ से प्रेरणा मिलती है ये सब लिखने की। ये आम जिंदगी ही है, कोई ध्यान दे के सोच लेता है, कोई नहीं सोच पाता है। एक चीज जब आपके दिमाग में चल रही है साल भर से, 2 साल से या महीना भर से भी, वो अगर शब्दों में ढल के निकल आए तो वो शेर बन जाता है। टूटन, दर्द, प्रेम, एकांत, इतनी चीजें एक हिमांशी के अंदर है। रास्ते बहुत सारे थे, लेकिन साथ में कोई रास्ता नहीं होता है आपके पास। आप चलते जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको मंजिल भी रास्ता ही लगती है, आप उससे भी होते हुए गुजर जाते हैं। तन्हाइयों के बीच रही मैं तमाम रात, फिर भी तेरा ख्याल मुझे छू न सका। ये सारे एहसास है, शब्दों में ढाल के कह देने की बात है बस। जानना चाहता हूं कि हर अल्फाज के पीछे एक वजह होती है, आप बताओ। ये शायरी से लोगों के साथ आना है, सिंपैथी से नहीं आना है, सहारा किसी का नहीं चाहिए, कमज़ोर किसी के सामने नहीं होना है। खुदा सुन, वो जो मेरी ज़िंदगी की पेंटिंग तूने बना के रखी हुई थी ना, वो किसी शरारती बच्चे के हाथ लग गई है। खुदा, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने मेरी पेंटिंग संभाल कर क्यों नहीं रखी। ये पेंटिंग उस बच्चे के हाथ लगी तो लगी कैसे? मगर छोड़, इतना बता, क्या इस पेंटिंग के सभी रंगों को साफ करके दोबारा बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो इसको जला डाल, मुझे ये पेंटिंग पसंद नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी में खास प्रोग्राम अनफिल्टर्ड अड्डा यानी कि पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट की आज की खास मेहमान है, देखेंगे चौंक जाएंगे, क्योंकि आसमानी नहीं है, जमीनी नहीं है, लेकिन मेरे और आपके बीच की शख्सियत है। बहुत कम उम्र लेकिन बहुत बड़ा काम, हंसते को रुलाना और रोने वाले को हंसा देने की कुव्वत रखती है। शख्सियत साधारण है, इनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हम किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, उससे पहले कि गम तो यह है कि वो जिस वक्त मुझे छोड़ गया तब मेरा हाल भी हालात भी दोनों खराब थे। मैंने पहले ही कहा था, ये जहां ठीक नहीं, अब न करना नए लोगों से तो आना जाना। इसी के साथ मिलते हैं हिमांशी बाबरा, जिसको कुछ कहते हैं लड़की, कुछ कहते हैं शायर, कुछ कहते हैं सेल्फी, कुछ कहते हैं दिली, कुछ कहते हैं रूहानी, कुछ कहते हैं रोमानी। हिमांशी बाबरा जी, स्टेट मिरर हिंदी में आपका तहे दिल से शुक्रिया है। स्वागत है। तमाम गलतफहमियां लोगों की, संसार की, हिंदुस्तान की नहीं कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड की आज दूर हो जानी चाहिए। हिमांशी बाबरा और संजीव चौहान जब आमने सामने बैठे हैं, मैं हिमांशी, उलझी हुई हिमांशी को समझने के लिए आज इस पॉडकास्ट में बैठा हूं। टूटन, दर्द, विछोह, प्रेम, एकांत, इतनी चीजें एक हिमांशी के अंदर है। हिमांशी इंसान है या फरिश्ता जिसके अमल उतरा हुआ है चेहरे पे? दुनिया जानना चाहती है हिमांशी, सिर्फ तुमको सुना है मंचों से, समझा नहीं लोगों ने। ताली बजाते हैं, भीड़ में चले जाते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन तुम्हारे एक एक अल्फाज के पीछे जो मन है, भावनाएं हैं, वो समझने के लिए सदियों लगेंगी और लोगों की उम्रें गुजर जाएंगी। हिमांशी बाबरा को समझने की बात छोड़िए, उसके अल्फाजों को के मायने समझने में। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो, भूल जाओ कि कैमरे सामने हैं, भूल जाओ कि मंच पे हो। आज हिमांशी स्टेट मिरर हिंदी के कैमरे और संजीव चौहान आमने सामने हैं। मुझे लगता है मैं बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने लिखना चुना। अगर आप कुछ पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता पाऊंगी। खुद से बात करना या खुद से कुछ बताना थोड़ा मुझे जहमत देगा। पूरा यूट्यूब और गूगल खंगाला मैंने जी इनसे बड़े सर्च इंजन तो नहीं है दुनिया में अभी। जी हिमांशी बाबरा मेरठ जी। और उसकी लिखी हुई इबारतें, दर्द, शेर व शायरी, यही मिलते हैं। क्या वजह है?
आज तो जमाना सोशल मीडिया का है। ज़माना सोशल मीडिया का है और मेरी शायरी भी शायद सोशल मीडिया पे है, लेकिन मैं तो मैं हूँ। मैं अपना चेहरा, अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो अपने इतना ही रख सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जिसका शेर व शायरी का दायरा समंदर है, उस हिमांशी बावरा ने खुद को एक कुएं में समेट के क्यों रखा है? कुआं नहीं है, आपको समंदर ऊपर से दिख रहा है, लेकिन आप जानेंगे ही नहीं कि वो कितना गहरा है। कोई नहीं जान पाया कि समुद्र कितना गहरा है। तो वही बात है बस, लोगों को देखने में लगता है लेकिन लोग समझ ही नहीं सकते, तो फिर समझाना भी क्यों, बताना भी क्यों। एक शायर, नई उम्र की लड़की हम्म, जब पढ़ना शुरू करती है मंचों पर, तो सामने वाले सुध-बुध खो बैठते हैं। हम्म। कुछ रोते हैं, कुछ वाह वाह करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के एक हिमांशी बावरा सामने वाले अपने श्रोता को उलझा देती है अपने आप में, अपनी शेर व शायरी में। उम्र तो 22 साल और कमाल आसमानी। हर उम्र, जो मेरी उम्र है वो हर उम्र के इंसान उससे कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं, इसलिए वो उलझ जाते हैं या सोचने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान के एहसास कहीं ना कहीं एक जैसे होते हैं। ये दुनिया बोलने के लिए तरसी हुई है, ये दुनिया अपने आप को समझाने के लिए तरसी हुई है। हर इंसान बात करना चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि मुझे कोई समझने वाला हो। और जब उसको ज़रिया नहीं मिलता खुद को समझाने का, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि इसमें आप बात नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं कर सकते, अब तो कम से कम नहीं कर सकते यकीन, तो वो ज़रिया ढूंढते हैं। उन्हें अगर ऐसा भी महसूस हो जाए ना कि इसने, सामने वाले इंसान ने ये बात मेरे जैसी कह दी, ये तो मेरी बात है, तो वो कनेक्ट कर लेते हैं, वो उलझ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जैसा कोई मिल जाता है। इससे ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं। किसी शायर की हैं, आपको याद होगा, ये शायर बता दीजिएगा, मैं 2 लाइनें पढ़ देता हूँ। कभी गोकुल कभी राधा कभी मोहन बनके, मैं ख्यालों में भटकती रही जोगन बनके। हर जन्म में मुझे यादों के खिलौने देके, वो बिछुड़ता रहा मुझसे मेरा बचपन बनके। ये लाइनें अजीज बानो दारात की हैं, अजीज लेकिन बानो मैं दारा जब पापा जब साहिबा। हिमांशी को देखता हूँ जी। तो उसमें सब कुछ नजर आता है। राधा भी नजर आती है, रुखसाना भी नजर आती है। कंफ्यूज है दुनिया कि हिमांशी बावरा हिंदू है या मुस्लिम शायरा है, क्योंकि उर्दू और हिंदी की जो एक जगह एक कुएं में डाल के घोल दिया है, वो लड़की तुम्हारी ही कुब्बत है। नहीं, बस इतना है कि ये उर्दू और हिंदी का कोई मसला है ही नहीं। ये दोनों अलग अलग मैं तो देख ही नहीं पाती, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ को बांट देना मेरी नज़र में अच्छा नहीं है। मेरी भी जो शायरी में जो बातचीत है वो बातचीत है, और वो आम बातचीत है जो हम नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल भाषा है वही है। हिंदी, उर्दू, कितनी भाषाएं सारी हमारे सामने हैं, लेकिन हम बांटे हुए हैं उनको। हम कितने लफ्ज़ उर्दू के लिए हुए हैं, फ़ारसी के, अरबी के, कितने ही सारे शब्द हैं, लेकिन हमने उसको हिंदी में बांट दिया, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, कितने शब्द मैं गिनवा सकती हूँ। तो ये आम बोलचाल की भाषा है, ये ना हिंदी है ना उर्दू है, ये मिक्स है, हिंदुस्तान की भाषा। टूटन बहुत है आपकी लेखनी में, उस हद की टूटन है कि सामने वाले को आप सिर्फ अपनी 2 लाइनें सुना के तोड़ने का मादा रखती हो। सामने वाले पे अगर वही बात बीती होगी तो ज़रूर, लेकिन अगर उस पर बीती ही नहीं है वो बात, और ये मुमकिन नहीं है। मोहब्बत हर किसी को होती है, रिश्ते हर किसी के पास होते हैं, दोस्ती हर किसी के पास होती है, दोस्ती टूट हर किसी की जाती है, मोहब्बत एक बार ज़रूर छूट जाती है, ज़रूर सबसे छूटती है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक ही नहीं है ना। मोहब्बत सिर्फ ये नहीं है कि कोई लड़का है कोई लड़की, इतनी नहीं है। मोहब्बत दोस्तों से होती है, अपनों से होती है, रिश्तों से होती है, शहर से होती है, अपने गांव से होती है, अपने कमरे तक से होती है, और जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं उस तक से मोहब्बत हो जाती है एक वक्त के बाद। तो जिस पे बीती है, जिसने चीज़ें छोड़ी हैं, जिससे छूटी हैं चीज़ें, वो समझ सकता है। तकदीर मेरी हो गई उस फूल की तरह, मुरझा गया तो फिर कभी फूला फला नहीं। उठ के तुम्हारे दर से कहाँ जाऊंगी भला, इस शहर में कोई भी मुझसे मुझे जानता नहीं।
बेहतर तो अब यही है तुझे मैं भी छोड़ दूं, इस रास्ते के आगे कोई रास्ता नहीं। क्या था मन में? रास्ते बहुत सारे थे, लेकिन साथ में कोई रास्ता नहीं होता है आपके पास। आप चलते जाते हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको मंजिल भी रास्ता ही लगती है, आप उससे भी होते हुए गुजर जाते हैं। मेरठ के पास दयालपुर, क्या एक कौन सा गांव आपका जो रहा? जी, दयालपुर। दयालपुर गांव 40 किलोमीटर दूर मेरठ से, उत्तर प्रदेश के। वहां से पिता किसी जमाने में छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनकी परवरिश के लिए, उनके सुनहरे भविष्य को लेके 3 बेटियों और बेटे के साथ मेरठ आ जाते हैं। गुर्जर परिवार में, जो रूढ़िवादी परिवार है जी। जहां तेज आवाज में औरतों का बोलना गुनाह है। जी। हिमांशी बाबरा, तुम शायर बन गई। लोगों को नहीं पता है कि हिमांशी बाबरा बाबरा क्या है, और गुजर से तो दूर दूर तक, कास्ट से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये तो शायर है, दीवानी है, अधूरी प्रेम को पाने वाली तरस रही है। शायरी तो तुम्हें ये कहती है। ये थोड़ा सा मतलब तो उथल पुथल है कि एक गुजर परिवार की बेटी 22 साल की उम्र में दुनिया में हिमांशी बाबरा हो जाती है, जिसकी दुबई और दुनिया जेब में रहती है। तमाम बड़े मंच मौका दिया मंचों ने। हिमांशी उस दयालपुर गांव से, मेरठ के निकल के, गुर्जर परिवार से निकल के, और नोएडा के निठारी में जिस बच्ची की ननिहाल रही है, वो हिमांशी बाबरा हो जाए, अपने आप में बहुत कुछ बताता है। आज खुल के बताओ कि हिमांशी, मैं उस 6-7 साल की हिमांशी को सुनना चाहता हूं, जो शायरा नहीं थी, एक बच्ची थी, मासूम थी, बहुत छोटी थी, नहीं पता थी उसको दुनिया, नहीं पता था उसको दर्द, कुछ नहीं जानती थी। माँ बाप सिर्फ उसका एक उज्जवल भविष्य, होनहार लड़की बनाना चाहते थे, काबिल पढ़ लिख के कहीं नौकरी पेशा बने, एक अच्छे घर में शादी कर दी जाए, कौम के लड़के बुढ़ के। शादी का हमारे जो पिताजी थे उनके दिमाग में कभी ऐसा नहीं था कि बच्चों की शादी कर दी जाए, है ना। हाँ, उनका ये था कि बच्चे काबिल हों, लेकिन हमारे पैरों में बेड़ियां हो सकती हैं। हमारे जहन पे हमारे पिताजी ने, माँ ने कभी बेड़ियां नहीं डलने दी, न ज़माने की, न रिश्तेदारों की, किसी की भी नहीं। हमारे जहन आज़ाद थे। हमें हल्का बहुत जिम्मेदारी के लिए अगर कभी रोका भी गया तो वो चीज़ हमें समझ आई कि हाँ, वो थोड़ा देर से समझ आई कि हाँ, क्या चीज़ें किस लिए की गई, किस लिए शुरू में आज़ादी नहीं मिली। लेकिन ये भी नहीं कि हमें कैद कर दिया गया, हमें सोचने की आज़ादी छीन ली गई, या हमें ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप दी गई कि तुम्हें यही करना है, यही पढ़ना है या यही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो खुद आज़ाद इंसान थे। मेरे पिताजी जो थे, उन्हें कभी किसी का ऑर्डर मानना पसंद नहीं था, कभी किसी का काम पसंद नहीं था। तो उन्होंने हमें भी उस तरह से जीने दिया। उन्होंने कभी पढ़ाई को लेकर ये नहीं कि तुम्हें ये पढ़ना है या ये इतने नंबर तुम्हारे आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। फेल हुए हैं हम लोग, हम मतलब मैं मेरे बहन भाई बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, पढ़ाई में बहुत बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन मैं नहीं रही हूँ इतनी, तो उन्होंने फिर भी कभी कुछ नहीं कहा। मैंने 10th के बाद तो बिल्कुल उनके सामने आ गई थी ये बात कि लिखती है, और बाहर आना-जाना भी मैंने शुरू कर दिया था। उन्हें थोड़ा डर रहता था, तो वो कभी-कभी फ़ोन करके पूछते थे कहाँ पहुँचे, कैसा? लेकिन उसमें भी फ़िक्र होती थी। उसमें कोई ऐसा नहीं होता था कि कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? है ना? फ़र्क होता था और ध्यान रखते थे, रोका कभी नहीं। तो इस वजह से शायद मैं चलती चली गई, और कभी-कभी मुझे लगता है कि उन्होंने क्यों नहीं रोका, क्योंकि इतना भी नहीं चलना था। लगा था कि चल पड़े हैं, कुछ अच्छा महसूस होगा, लेकिन ये बात है कि आप जितना आज़ाद होते जाते हैं, जितना सोचते जाते हैं, उतने ज़्यादा आपके एहसास बनते जाते हैं, और फिर एक वक़्त पे आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, लेकिन आप वो सोचेंगे। आप चाहते हैं कि आप रुक जाएँ, लेकिन आपके पैरों को चलने की आदत हो जाती है। आप चाहते हैं आपका दिमाग शांत रहे, लेकिन वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। आप चाहते हैं कि आपको लोग नहीं चाहिए, आप अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन लोगों की आदत हो जाती है। आपने अकेलेपन की बात की। तन्हाइयों के बीच रही मैं तमाम रात, फिर भी तेरा ख्याल मुझे छू न सका।
इस तरह मुझको किसी दिल में जगह दी गई है जैसे बच्ची कोई कोठे पे बिठा दी गई है। ये सारे एहसास है, शब्दों में ढाल के कह देने की बात है बस। एहसास पैदा किए नहीं जाते, हो जाते हैं। जी। आप इस चीज को छुपाओ मत, बताओ इन लाइनों के पीछे की कहानी। नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं होता है, बस कोई हर इंसान की अपने समझने की, सोचने की, महसूस करने की क्षमता पे निर्भर करता है। आपने ये लाइनें लिखी, हर चीज के पीछे एक वजह होती है। जी। सृष्टि भी एक वजह के लिए रची गई है ताकि उसका विनाश हो सके और फिर वो सृष्टि रची जा सके। आपने जो ये लाइनें लिखी तो क्या था मन में उस वक्त, वो घड़ी? अब आप देखें, मेरे जहन से वो लाइनें निकल चुकी हैं जो आपने अभी बोली। कोई बात नहीं, आप तन्हाइयों पे बहुत लिखते हो। जी हाँ, ये बस यही है भी, ये बात सच। और कहीं ना कहीं ये बात बहुत समझ आए शायद ना आए, पता नहीं, लेकिन ये है कि इंसान का अकेले होके अकेला होना बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, और बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अकेला है तो अकेला है, अकेला बैठा हुआ है तो अकेला महसूस करेगा भी। लेकिन जब आप एक पूरी भीड़ में हो, आपके पास चाहने वाले भी हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें आप एक बार फ़ोन करो और आपका वो फ़ोन उठाएँगे, आपसे बात करेंगे, उसके बाद भी आपको अकेलापन महसूस है, उसके बाद भी आप तन्हा हैं, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि आप उन सब लोगों से उम्र में बेशक बड़े नहीं हैं, लेकिन आपकी हो चुकी है, ज़हन उनसे ज़्यादा हो चुका है। आप मैच नहीं कर पाते उनके साथ, आप बात नहीं कर पाते। आपको लगता है क्या टॉपिक है, किस बारे में बात करें? क्योंकि आपके सोचने की तरीका ही सारा बदल जाता है। तब वो तन्हाई बहुत बुरी होती है। हिमांशी बावरा उन कहावतों के लिए, उन जो चीजें लोकोक्ति मुहावरे हैं सब, कि इंसान अपने बाल धूप में ही नहीं सफेद किया करते हैं और उम्र दराज इंसान ही अनुभवी होता है। लेकिन 22 साल की हिमांशी बावरा तो इससे एकदम विपरीत है। बिल्कुल। पता नहीं कोई बात तो थी, क्या था वो, किस तरह से थी कि बेवकूफ लोग भी बूढ़े होते हैं, तो इसमें उम्र कोई मैटर नहीं करती। आपने कितनी दुनिया देखी वो भी मैटर नहीं करता, आपने कितना समझा, आपने कितना सोचा, आपने क्या किया, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। आप तो घर में बैठे हुए उम्र भी काट सकते हैं, आप वो कुएँ के मेंढक वाली ज़िंदगी भी जी सकते हैं कि आपको पता है कि हाँ, घर में पैदा हुए हैं, आपने पढ़ाई की, अब इसके बाद नौकरी करनी है, नौकरी हो गई, अब शादी करनी है, बच्चे हो गए हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारी, फिर चलते रहना, 2-4 शौक इधर-उधर, बस कि कभी पौधे लगा लिए, या ऐसी-ऐसी चीज़ें जो कि अपने रिटायर होने के बाद इंसान करता है। लेकिन वो ज़िंदगी सुकून भरी उनके लिए हो सकती है, क्योंकि वो एक कंटिन्यू चल रही है। उसमें तय हैं चीज़ें कि हाँ, इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये करना है। उथल-पुथल उसमें कुछ भी नहीं है, शांति हो सकती है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आती। वो शांति जिसकी चाहत में दुनिया भटक रही है, मैं भी हिमांशी भटक रही बावरा हूँ। को वो शांति, हिमांशी बावरा की उस शांति से बिल्कुल अलग सोच है। शांति चाहिए, लेकिन एकांत चाहिए, लेकिन वो दुनिया की भीड़ से अलग है। बिल्कुल, मतलब नॉर्मल लोगों को जिन चीज़ों में खुशी मिलेगी, और कोई भी आर्टिस्ट हो, उसे उसमें खुशी नहीं मिल सकती। वो चाहता है कि अकेला रहे, शांत रहे, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जिए, जी नहीं पाता है। हिमांशी, कितना सच है कि जो राइटर होता है, लेखक, चाहे कवि चाहे शायर, ये बोलने में बहुत कंजूस चूजी होते हैं, लेकिन लिखने में बहुत तेज होते हैं, और ये वही लिखते हैं जो इनके यहाँ चल रहा होता है, जिसको ये देखते हैं, जिसको ये भोगते हैं, जिसको ये जीना चाहते हैं और जीते हैं। ये बात कुछ लोगों के लिए सच में राइटर हैं और सच में आर्टिस्ट अंदर से हैं, कलाकार हैं, उनके लिए ये बात बिल्कुल सच है कि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं लिखने के मामले में, पढ़ने के मामले में, आने जाने के मामले में, दोस्तों के मामले में, हर तरह से वो चुनते हैं चीज़ों को, और कभी-कभार वो चीज़ें छोड़ देते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात सच है या नहीं है, सच है। हिमांशी, आपको सुन के, पढ़ के ये लगता है कि हिमांशी बावरा दीवानी है, प्रेम में टूटी हुई है, कहीं बहुत तगड़ा झटका लगा है, इसने किसी को चाहा
और वो चाहत पूरी नहीं हुई हम्म। और वो शायर बना दिया। हम्म। आज आप 22 साल की हैं, लेकिन 4-5 साल से आप शायरी कर रही हैं, बड़े मंचों पे कर रही हैं, बड़े शायरों के बीच में कर रही हैं और दाद आपको मांगने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपकी शायरी में वो दम है। हम्म। मैं टूटी ही हिमांशी बाबरा को जानना चाहता हूं कि उसको कहां से प्रेरणा मिलती है ये सब लिखने की, जो उसके लोग दीवाने हैं, लाखों करोड़ों। ये आम जिंदगी है, कोई ध्यान दे के सोच लेता है, कोई नहीं सोच पाता है। एक चीज जब आपके दिमाग में चल रही है साल भर से, 2 साल से, या महीना भर से भी, वो अगर शब्दों में ढल के निकल आए तो वो शेर बन जाता है। आप कोई चीज देख रहे हैं, वो चीज महसूस हो रही है, चाहे आपकी कोई तकलीफ ही क्यों ना हो, मुझे महसूस हो रही है, तो एक लंबे वक्त तक महसूस होने के बाद, क्योंकि मैं तो हूँ, मैं तो लिख सकती हूँ। मैं अगर पेंटर होती तो फिर मैं पेंटिंग बनाती, फिर मैं उस चीज को अपनी पेंटिंग्स में डालती। मैं अगर गायक होती तो फिर मेरी आवाज में वो खनक महसूस होती है आपको। तो ये तो चीजें आ जाती हैं सोचते रहने के बाद में। आपने अगर ऐसा नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ जो हमारे सिंगर हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके सुर ताल वगैरह जितनी जो चीजें होती हैं, वो राग पता नहीं क्या क्या, वो परफेक्ट होते हैं ना, दुनिया को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन किसी किसी को बिना सब चीजें समझे, म्यूजिक के समझ हुए बगैर भी, उसकी आवाज में आप कहते हैं यार इसकी आवाज में दर्द है। हिमांशी यहाँ से लिखती हो जी। और यहाँ आके लगता है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं लिखती हूँ। मैं दिमाग ज्यादा लगाती ही नहीं हूँ। कहाँ से? हाँ, शायरी के ग्रामर के लिए मैं दिमाग लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा ऐसा सोचना नहीं पड़ता कि इस लाइन को इस तरह से कर दो, वैसे कर दो, जो है जैसा है सीधा। बस तेरी याद ही बाकी थी मेरे हाथों में, अब तेरी याद भी हाथों से गवा दी गई है। वो किसी और से मंसूब हुई है, ऐसे जैसे बेवा किसी डोली में बिठा दी गई है। हिमांशी बाबरा, बार बार टाल रही हो, गलत कर रही हो, बताओ। मैं ये लाइनें आपको ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, अमूमन आपको दुनिया सुनने जाती है और मैं आपको सुना रहा हूं आपकी लाइनें। जानना चाहता हूं कि हर अल्फाज के पीछे एक वजह होती है, आप बताओ। उस वक्त का मंजर, मन, दिमाग क्या चल रहा था लिखते पे इन लाइनों को? मेरे सुनाने का मकसद ये है। ये मुझे मुझे लगता है मुझे बताने की या कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे रिश्तेदार घर वाले सब देखेंगे भी इसको। लेकिन ये बात बिल्कुल इशारों में अगर मैं कहूँ तो मेरी उम्र 22 है। 22 बरस की उम्र तक हर किसी की जिंदगी में हर वाकया होके निकल जाता है, गुजर जाते हैं सब चीजें जो कुछ है। मेरे ख्याल से 25 साल की उम्र तक उस पर जितने भी दुनियादारी के उठापटक जो होती है, जो जज्बाती होती है, वो हो चुकी होती है। और उसी तरफ उसका 20 बरस की उम्र के बाद, 12th के बाद उसके दिमाग में आ जाता है कि अब क्या करना है इसके बाद, है ना। अगर नॉर्मल इंसान है तो बचपन से ही जिसका किसी आर्ट में दिल है तो उसका तो शुरू से रहेगा कि चाहे कुछ भी करूं ये चीज तो नहीं छोड़ पाऊंगा। पर जो एक नॉर्मल है उसका 12th के बाद वो सोचना शुरू करता है, उसी के साथ साथ उसका जो दिल है वो भी कहीं लगता है। दुनिया बुरी लगने लगती है एक वक्त पे बिल्कुल ऐसा एहसास होता है कि दुनिया में सब कुछ हासिल है, क्योंकि तब कोई शख्स हासिल होता है उसको। अब फिर उसको दुनिया बुरी लगने लगती है। तो ये सारे जो एहसास हैं वो हैं, आप झुटला नहीं सकते। या कोई मेरे से बड़ी उम्र का कोई अगर इस चीज को देख रहा हो, देखेगा, सुनेगा, तो मैं अगर इतना भी कह दूं ना कि 22 साल की उम्र तक जितनी जिंदगी की उठापटक है वो हो गई, तो वो समझ लेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में भी हुई होगी। ये वक्त हर किसी का आता है। लेकिन हर कोई हिमांशी बाबरा नहीं बनता 22 साल की उम्र में। हर कोई लेखक भी नहीं होता, आर्टिस्ट भी नहीं होता। हर किसी के रास्ते अलग हैं, हर किसी की सोच अलग है। मैं अगर हिमांशी बाबरा नहीं होती तो भी मैं इसी तरह से सोच रही होती, यही सब चीजें गुजरती। लेकिन अगर मुझ में लिखने की सलाहियत नहीं होती, मुझ में कोई कला नहीं होती, तो मैं शायद कोई प्राइवेट जॉब कर रही होती। लेकिन वो सब चीजें, वो दुख तकलीफ, वही जिंदगी वही होती। मुझ में एक हुनर था कि मुझे जरिया मिल गया अपनी बात कहने का, अपने एहसास लिख दिए मैंने। अगर ये नहीं होता तो बातें सारी वही होती, जिंदगी वही होती, पर कोई समझने वाला, सुनने वाला नहीं होता। समझने वाला तो खैर अब भी नहीं है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। अभी लोग सुन लेते हैं।
दर्शकों को बताना चाहेंगे स्टेट में हिंदी पे जो बने हुए स्टेट में हिंदी पे पॉडकास्ट यानी कि अनफिल्टर्ड अड्डा में कि हिमांशी बाबरा हमारे साथ हैं, जिनका यही नहीं पता आज तक कि हिंदू है मुसलमान है, लेकिन ये हिंदी और उर्दू को ऐसा मिक्स कर चुकी हैं दुनिया जहान में कि आप माथापच्ची करते रहिए, समझते रहिए, लेकिन आपकी समझने की ताकत को हिमांशी बाबरा की 2 लाइनें खत्म कर सकती हैं कि जिहन किरदार से तब्दील हुआ लोगों का, बस इसी जुर्म में कातिब को सजा दी गई। कोई साथ ना हंसे तो हंसी कैसी, जो बस तुम्हारी हो वो खुशी कैसे। बेहद जरूरी है बेइंतहा चाहत के लिए कुछ ख्वाबों का मुकम्मल ना होना। हर किसी को हर कोई मिल जाए तो फिर जिंदगी कैसी है। वैसे ही है जैसी उसको होना चाहिए। हर किसी की अपनी अलग कहानी है और आखिर में या तो शहादत हो जाएगी या कहानी खत्म हो जाएगी। हिमांशी बाबरा की आदत हो गई है, कहानी खत्म होने के ऊपर जा रही है। मेरी कहानी शुरू भी नहीं हुई है अभी। और उसके बाद दुनिया जहान में शायरी की दुनिया में तहलका मचाए हुए हो। अभी तो ऊपर वाला किरदार बिठा रहा है कि ये इधर, और उसके बाद में भी अपने अपने अभी अकेले है। जिस वक्त साथ किसी के जुड़ के कहानी चलेगी शायद चल पाए, शायद पूरी हो पाए, पर अभी तो नहीं। अभी ये सफर है। बाबरा जी, कंफ्यूजन दूर करो। बाबरा गोत्र है। ये बाबरा लोगों को इस वजह से थोड़ा लगता होगा कि मुस्लिम परिवार से हैं, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, मैं परिवार से बता रही हूँ। तो मैं हिंदू परिवार से आती हूँ, मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है। और जिस गुर्जर परिवार से आप आती हैं उसका गोत्र आपके पिता की तरफ से बाबरा है जी। आप बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से, कुल खानदान से निकल के हिमांशी बाबरा बहुत खतरनाक काम किया है। अब आप मंचों से लोगों को बेहोश करती रहती है, बैठे बैठे फिर जागते हैं। अच्छा हिमांशी जी दोबारा एक बार दोबारा है, हाँ दोबारा है, दोहराओ। कहाँ जा रहा है ये गूंजर लड़की, पढ़ने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन सामने लाखों की भीड़ को जगाने और सुलाने और उछालने में माहिर है, बिना कोई कंकड़ फेंके, सिर्फ जुबान से। लफ्ज ही सबसे बड़ी तलवार होते हैं इंसान के। शब्दों के वार आप जानते नहीं है कितने तेज होते हैं। चाहे वो शायरी में हो तो बड़े हल्के से मीठे तीखे वो जख्म देते हैं ना, कुरेदने का काम किया जाता है। जितने भी शायर हैं, मैं हूँ, हम अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखें, पहली बात तो ये होता है कि हम वही कह रहे हैं, वही लिख रहे हैं जो हम महसूस कर रहे हैं या हम देख रहे हैं। लेकिन जो शायर ये नहीं कर रहे हैं वो फिर भी शेर कह रहे हैं, है ना, वो अपना टेक्निकली चीजें कर रहे हैं समझ के, उन पे वो बीती नहीं है। लेकिन पढ़ता है इंसान, समझता है, हर एहसास है। मूवीज इसलिए ये कि आपका ब्रेकअप ना हो, फील हो जाता है मूवी देख के, बड़े दुख है हमारे जीवन में। रोने लगते हैं लोग अगर ब्रेकअप ना हो तो भी अगर ब्रेकअप ना हो तो भी लोग, अगर कोई संगीत मतलब म्यूजिक अगर इतना अच्छा है किसी का, सिर्फ म्यूजिक पे रो पड़ते हैं लोग सुन के। तो ये है कि एहसास तो लोगों के अंदर डाल दिए गए हैं। जो मोहब्बत है वो भी डाल दी गई है, दुश्मनी कैसे होनी है वो भी डाल दिया गया है, एटीट्यूड कैसे आता है इंसान में वो भी डाल दिया गया है मूवीज के जरिए। पहले चीजें नहीं थी तो थोड़ा थोड़ा नेचुरल होता था, वो अंदर से एहसास होते थे। अब लोगों को तरीके बता दिए हैं कि फूल दिया जाएगा तो प्यार है, ठीक है, किसी के घर के बाहर जाके रात को खड़े हो जाया जाएगा तो प्यार है, किसी की एक फोन उठा लिया जाएगा और हमेशा उठाया जाएगा तो वो प्यार है। तो वो एक रास्ता बता दिया है मूवीज ने लोगों को कि ये है जी, इस पे चलिए, इस तरह से होती हैं चीजें। बहुत छोटी हिमांशी, वो सवाल बीच में मैंने किया था, जवाब दिया नहीं जी। 6ठी 7वीं की हिमांशी जी, बाबरा क्या थी? मैं तब भी यही थी। मुझे तब लिखना मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया था, कुछ बातें मैं कह लेती थी, थोड़ी राइमिंग मैच कर लेती थी, लेकिन उसके बाद में ज़िंदगी इसी तरह की थी, एहसास इसी तरह के थे, क्योंकि जिसमें होता है उसमें बचपन से होता है। तो शुरू कर दिया था, फिर सीखते चले गए तो वो चीज़ें और बेहतर होती चली गई, रवानी के साथ कहना आ गया। पर ऐसा नहीं है कि मैं अलग थी,
बचपन से वही। पहली कोई उम्र वो जिसमें कुछ लिखा और याद है, या भूल गई वक्त के साथ? जो बहुत सारी चीजें थी। पहली हाँ। जहां लगा कि मैं आगे लिखूंगी बस। नहीं, हाँ मतलब ऐसा है, जो बहुत पहली चीजें थी, क्योंकि बिल्कुल सीखने के बाद आज लगता है पढ़ती हो तो अरे हो क्या लिखती थी मैं। हाँ मतलब पहले अगर कभी सुनूं चीजें तो लगता है कि हाँ ये क्या था, ऐसा कुछ। लेकिन ये भी लगता है कि ये नहीं होता तो फिर अभी जहाँ है वहाँ कैसे होते। चीज़ें बेहतर होती गई तो चीज़ें मतलब हमें समझ आती गई। लेकिन जो पूरे होशो हवास में ख्याल मुझे मतलब मैंने ठीक से ग्रामर के साथ गज़ल कही थी, वो उसमें एक शेर था जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ तो हो गया है मुझसे कुछ ऐसा कुछ। तो वो था कि आखिरी रास्ता तो बाकी है, आखिरी रास्ता समझते हो। तो ये शेर और लोगों ने भी सुना, बाकियों ने भी यही कहा कि ये तो हो गया। और थोड़ा बढ़ो, इसमें 2 लाइनें 4 लाइनें कुछ याद आ जाए। ये पूरी गजल इस तरह से है कि आंख को आई ना समझते हो, अक्स को जाने क्या समझते हो, दोस्त अब क्यों नहीं समझते तुम तो कहते थे ना समझते हो, अपना गम तुमको कैसे समझाऊं, सबसे हारा हुआ समझते हो, मेरी दुनिया उजड़ गई इसमें, तुम इसे हादसा समझते हो, आखिरी रास्ता तो बाकी है, आखिरी रास्ता समझते हो। बहुत तो ये गज़ल मेरी पहली मुझे याद है कि हाँ, ये मुझसे ठीक कोई चीज़ हो गई थी। बाकी तो सब वैसे ही था पहले-पहले। क्या भूमिका बनाई थी, क्या चीजें थी इसको लिखते पे जो आपको लगा कि पहली गजल ठीक रंग रूप में दे पाए थे? ये बिल्कुल ठीक ऐसे है कि आप महीना भर से अलग-अलग चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हैं। बहुत दुखी हैं, कभी कोई चीज़ हो गई, कभी कोई चीज़ हो गई, लेकिन आप रो किस बात पे नहीं रहे हैं, है ना? आप रोए नहीं हैं अभी तक, आप अपने काम में लगे हुए हैं, आपको किसी ने तकलीफ़ दे दी, आपको रोना आया, आप नहीं रोए। आप घर से परेशान हुए, आपको रोना आया, आप नहीं रोए। इकट्ठी हो गई चीज़ें और उसके बाद में जब आप रोए, तो आप खुद भी नहीं बता पाएँगे कि आप रो किस बात पे रहे हैं। बस दिल भारी हो जाता है और आपको रोना आता है। फिर आपसे कोई वजह पूछेगा तो आप बता ही नहीं पाएँगे, है ना? कि बस ठीक है, आँख छलक आई ऐसे ही। नहीं समझ आता, क्योंकि उसी तरह से ये भी है कि एक घुटन आपके अंदर हो जाती है अपने ख़्याल रखते-रखते, सोचते-सोचते, चीज़ें देखते-देखते। फिर आपने क्या सोच के कहा, कैसे कहा वो चीज़ें नहीं पता, बस हो जाती हैं चीज़ें। हिमांशी, सबसे ज्यादा हुँ, अब तक 22 साल की हिमांशी बाबरा ने हुँ, किसी ना किसी को, बच्चे को जो जन्म लेता है हुँ, एक दिन का, उसको अपनी माँ के खुशबू का एहसास होता है, उससे हुँ, प्यार होता है। हुँ, अपने एहसास को जताने के लिए बोलना जरूरी नहीं है। हिमांशी बाबरा को मैं जानना चाहता हूं कि आपको अपने करीब बहुत कौन लगा? किसी बच्ची को, लड़की को कहते हैं पिता के साथ बहुत क्लोज होती है, कोई कहते हैं माँ के साथ बहुत क्लोज होती है। हिमांशी बाबरा को बार बार वो चीज कचोटती है जो खो चुकी है, अब मिलेगी नहीं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे घर में लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है या ऐसा कुछ, मेरी बॉन्डिंग ख़राब है किसी से। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सबसे प्यार है, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे अ, मन करता है सबके साथ एक जैसा रहूँ, लेकिन एक जैसी रहूँ, लेकिन अ जो ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मुझे लगाव, जो कि बाद में महसूस होता है हर किसी के जाने के बाद। तो मेरा शायद मेरे पापा से ज़्यादा था कनेक्शन, कि हाँ, वो समझ लेते थे। वो मेरे जैसे थे कुछ-कुछ, मुझे उनकी तरफ से ये आवाज़ मिली तो मुझे गाना पसंद है। वो बहुत क्रिएटिव थे, कुछ-कुछ क्राफ्ट करते थे तो वो मुझे पसंद है। अ, उनसे ही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मेरे अंदर आई, थोड़ी-थोड़ी आदतें आई। मम्मी पे थोड़ा कम। लगाव था। हाँ, पापा से कम था, प्यार उनसे भी बहुत है और बहन-भाइयों से भी बहुत है। भाई तो बिल्कुल ऐसे छोटा भाई बच्चे की तरह है, पर पापा की क्या बात याद आती है पहले जब आपके सामने पापा मौजूद थे तब के पापा, और पापा की अनुपस्थिति में? मैं 2 पापा देखना चाहता हूं हिमांशी के जुबान से और मन से। किसी ना रील में किसी मुझे नाम, अगर मुझे होता तो मैं उनका नाम लेती। किसी कॉमेडियन ने कहा था कि बाप ऐसी चीज़ है जो जाने के बाद समझ आता है।
है ना। और ये बात बिल्कुल भी सच है, हम ऐसा उनको हंसते बोलते हर किसी से हम देखते रहते हैं, हम उनसे प्यार बहुत करते हैं, है ना। और कभी उनसे डरते हैं, कभी उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हम उनको समझना शुरू करते हैं, है ना। ये बात ये भी है कि ज़िंदगी में अगर कोई इंसान वैसे भी चला जाए हमसे दूर, तो भी हमें याद आती हैं उसकी चीज़ें कि उसने तब क्या किया था। और क्योंकि तब वो इंसान नहीं है, आप बैठ के सोचेंगे, क्योंकि उससे पूछ नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते। अब आपको उसका किरदार भी खुद ही निभाना है अपने लिए, उसको भी आप उसको सामने नहीं बिठा सकते, लेकिन अपने ज़हन में बिठा चुके हैं कि हाँ, कैसे हुआ होगा, ये बात उन्होंने की, क्या सोचा होगा। तो उनका हर फैसला, उनका हर उठाया कदम, उन्होंने जो भी किया ज़िंदगी में, उनका जैसा बर्ताव था, लोगों के साथ उठना-बैठना, बातचीत करना, रिश्ते निभाने का हुनर उनका बहुत अच्छा था। जिसके लिए एक बार कह दिया कि दोस्त है, तो फिर उसके लिए लड़ मर जाएँगे, उसके लिए दुनिया गँवा देंगे। ऐसे इंसान वो थे। तो उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दिल में है, अब बढ़ गई है और भी ज़्यादा, पहले भी थी लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस इंसान के जैसा इंसान दुनिया में है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कोई। ये आप अपने पिता के बारे में कह रहे हैं। हाँ, उनके जैसा कोई हो भी नहीं सकता, है तो नहीं और तब था भी नहीं जब वो थे, अभी है भी नहीं और आगे कोई हो भी नहीं सकता। ऐसी हिमांशी बाबरा जो इतनी संवेदनशील है, जिसको दुनिया सुनती है, जिसके शायर की शायरी सुनने के लिए लोग बेताब हैं। सैलाब जलजला आता है मंचों के सामने, भीड़ का, सुनने वालों का, चाहने वालों का हिमांशी बाबरा के। वो हिमांशी बाबरा तो बहुत छोटी उम्र में ही शायरी की तरफ घूम गई थी, दुनिया छोड़ रही थी धीरे धीरे, शायरी की तरफ घूम रहे थे। ऐसी हिमांशी बाबरा इतनी संवेदनशील हिमांशी अपने पिता को जीते जी क्यों नहीं पढ़ पाई? मैंने कभी उनको कोशिश नहीं की? बचपना था? शायद मुझे लगता रहा, मेरा ध्यान पूरी दुनिया पे रहा, खुद पे रहा। असल बात बताऊं, मैं थोड़ी मतलब उस वक्त हो गई थी कि मुझे अपनी खुशी, मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, ये वो, वही जो उस उम्र के बच्चे हो जाते हैं, है ना। प्यार बहुत था, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना उनके साथ खाना, बाइक पे उनके साथ कहीं जा रहे हैं तो चले जाना। वक्त सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से, यहाँ तक कि अगर मैं किसी इंसान के साथ बाइक पे बैठी हूँ तो वो उनके साथ सबसे ज्यादा। अपने पिता हाँ, क्योंकि उन पे यकीन था, वो कितनी तेज स्पीड में चलाएंगे मुझे डर नहीं लगता था। बल्कि मुझे बाइक पे बैठते हुए अब बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे लगता है कोई टक्कर लग जाएगी, खत्म हो जाएगा काम, चोट वगैरह लग जाएगी। लेकिन उनके साथ वो कितनी स्पीड में चला रहे, कैसे ही चला रहे, कोई डर नहीं लगता था। जबकि वो जब बीमार ज्यादा रहने लगे थे तो उनसे चलती भी नहीं थी बाइक, लेकिन मुझे जाना उनके साथ ही होता था। तो उन पे यकीन, उनकी इज्जत बहुत ज्यादा मेरे दिल में बढ़ अब चुकी है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही मैंने उनको समझा। अगर हाँ, वो चीजें पापा के जाने से लगभग 4-5 महीने पहले तक दिखनी शुरू हो गई थी। मैंने उनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कि उनसे ज़्यादा लगाव उस वक़्त पे हो गया था उनके जाने से पहले। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। उनके जाने से पहले मैं अपनी बड़ी बहन के पास थी, तो 1 महीना पहले आ गई थी शायद मेरे जन्मदिन के दिन पापा के पास ही। बड़ी सिस्टर हाँ, जो तो सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में। जी, तो मैं ही हूँ बहनों में, दोनों बहनें अपना एक दिल्ली में जॉब कर रही थी और एक रामपुर में है ही। तो वो दोनों वहाँ पे थी, भाई था और मैं थी। यहाँ तक कि पापा के पास जो है, मैं थी उस वक़्त जब वो गए, बहनें नहीं थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा वक़्त मुझे मिला है उनके साथ, बहनों से भी ज़्यादा। लास्ट मोमेंट पे पापा के जब जा रहे थे उनकी दुनिया छोड़। ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा वक़्त शायद मुझे मिला है, क्योंकि भाई मुझसे छोटे थे, तो मम्मी के पास ज़्यादा, माँ के पास छोटा बच्चा जो है वो माँ के पास ज़्यादा रहेगा, है ना? और वो छोटा था भी मुझसे, बहुत ज़्यादा छोटा था वो। 3 साल का गैप है हम दोनों में, तो मैं उस वक़्त 3 साल की थी जब वो हुआ था। मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि मैं तो माँ से दूर हो ही जाऊँगी जब और दूसरा छोटा बच्चा आ गया। भाई आ गया। हाँ, और क्योंकि बहनें बड़ी थीं तो उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं थी पापा की, तो पापा के साथ मैं रही। हिमांशी पापा पे कभी कुछ लिखा? उनके जाने के बाद पापा ना दोस्त थे। जो एक इंसान होता है ना कि इस इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ बैठ के अच्छा लगता है, ठीक है?
डर नहीं लगता था मुझे मेरे पापा से कभी भी डर नहीं लगा कि अब पापा से डर डर की बात है कोई। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी, तो मैं चाहती थी कि अगर मैं कुछ गलती कर भी रही हूँ तो उनके सामने कभी ना आए कोई चीज़, कभी ऐसी बात कोई ना आ जाए कि उनका दिल दुखे, तो मैं बचती भी थी। दिल दुखाने से या उनको हर्ट हो उस चीज़ से तकलीफ हुई, लेकिन मैंने कभी आप रोइए नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो एक बाकी मैं बेटी चीज़ों बोल से रही है ना, बची। जो आप अपने एक पिता को खो चुकी है, आप एक बाप हैं, आप एक समझ शायर सकते हैं। नहीं बोल रही है। हुँ, तो मैं उन सब चीज़ों से बचती थी कि उनको तकलीफ ना हो, लेकिन वो मेरे दोस्त थे, बढ़िया दोस्त, पापा यार, है ना? तो कभी-कभार, बहुत कभी-कभार हमारे घर में सोच बहुत अच्छी थी, एकदम फ्री रहते थे लोग एक-दूसरे से। तो दादी कहती थी, "यार है तेरा? यार यार नहीं बोलते हैं ऐसा करके, है ना?" पापा कैसे, हाँ, अपने कैसे, बेटे के लिए कहते हैं। हाँ, ऐसे उनको ना यार शब्द अच्छा नहीं लगता था, गाँव से थे ना। माँ जी हमारी दादी कहती थी कि यार अच्छा नहीं होता, ठीक है? कैसे कह रही हो यार? बोलने का शऊर ही चला गया, ऐसे बोलती थी। पोती फिर को आपको डांटती थी, हाँ, डाँटती प्यार भी में, नहीं थी, प्यार में, समझाती थी। अपनेपन में। हाँ, तो वो बहुत अच्छी थी। हमारी दादी भी बिल्कुल ऐसे बहुत प्यारी थी, माँ की तरह ही थी हमारी, मम्मी की तरह ही। हिमांशी, मैंने ये पूछा था कुछ आपने पापा के हाँ, लिए मैं लिखा। उनके लिए वो शेर बता रही हूँ कि उनके जाने के बाद मैंने बस एक ही शेर उनके लिए कहा, क्योंकि मैं सिम्पैथी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है उनके नाम पे लेनी ना। तो मैंने एक शेर तो उनके लिए ये कहा था कि अ, वो हर एक बीता लम्हा मुझे याद आ रहा है, तेरा मुझसे बात करना, मेरा तुझको यार कहना। और मैंने अभी हाल फिलहाल में एक बात जो कि बहुत वक़्त के बाद आपको फ़ील होनी शुरू हो जाती है ना? पिताजी के जाने के बाद। हाँ, कुछ इस तरह से, शायद इसमें शायद कोई कोई नहीं, ग्रामर आप हो सुनाए। तो। कहा था कि बाप के बाद खुली मुझ पे हकीकत है जहाँ, बारी-बारी से नकाबों को उतारा सबने। तो ऐसी चीज़ें कभी-कभार मैं बहुत कम कहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों को पता है कि पिताजी नहीं है, सिम्पैथी लेने से थोड़ा ऐसा है नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर उन्होंने ऐसा सोच लिया तो मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि शायरी से लोगों के साथ आना है, सिम्पैथी से नहीं आना है। सहारा किसी का नहीं चाहिए, कमज़ोर किसी के सामने नहीं होना है। पापा को, माँ को, परिवार को पहली बार कब लगा कि हिमांशी बाबरा तो निकली, अब चली यहाँ से, घर से? उन्हें मुझ पे पूरा यकीन था। हत्ता कि मैं तो अपने घर में शुरू से ना, बहुत शुरू से, कई सालों से, 12th के बाद से ही मैंने कहना शुरू किया, चली जाऊँगी एक दिन घर से, चली जाऊँगी, है ना? उन्हें को डर नहीं लगता, उन्हें पता है कि जब तक हम हैं, कहीं नहीं जाएगी। कहीं जाएगी भी तो वापस यहीं पे ही आना है। और ये बात बिल्कुल सच है भी। कहाँ तक पंछी उड़ेगा, आखिर तो पेड़ पे ही आके रुकना है। घूम फिर के सारी दुनिया में कहीं भी धक्का खा लेंगे, आना तो वहीं माँ के पास ही है, घर ही आना है। माँ भी ना हो तो भाई, दुनिया से जब बाप चला जाए तो भाई बाप की जगह ही हो जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि उसको भी ज़िम्मेदारी खुद ही महसूस होने लगती है। तो आना वहीं पे ही है, माँ ना भी रहेंगी हमारी तो भाई हैं, कभी भाई के पास फिर झकझक, आना है। कभी बहुत ज्यादा झकझक हो गई परिवार में होती है। हिमांशी बाबरा को मैं अगर एक शायर ना देखूं हुँ। तो अलग से कभी, एक आपकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है जिंदगी की, वो क्या है? मैंने बहुत सी गलतियाँ ज़िंदगी में की हैं, तो मैं कहीं सही भी होती हूँ तो मैं बोल नहीं पाती हूँ कि हाँ, ये चीज़ ठीक है। मतलब मेरी नोक-झोंक अगर किसी से होती भी है ना, तो वो मैं बचती हूँ कि मैं कोई ऐसी लाइन ना कह दूँ जो याद रह जाए सामने वाले को। क्योंकि इंसान एक तो टोन याद रखता है कि आपने किस टोन में कहा था, और एक ऐसी चीज़ याद रख लेता है जो आपने उसके पास्ट को छेड़ के कह दी हो, है ना? या उसका पूरा वजूद हिलाने वाली बात जो उसके, आप अगर ऐसे रोएँगे तो नहीं, मैं मैं कैसे सुन रहा हूँ, बोलूँगी? सुन रहा हूँ। है ना? पूरे वजूद हिलाने वाली बात, जैसे हिमांशी कि बाबरा तुमने के क्या सामने किया? बैठने के लिए भी जिगर चाहिए। नहीं, है ना? मतलब इस तरह की चीज़ें कि तुमने क्या किया मेरे लिए? मैंने अपने पिताजी से, माँ से कभी ऐसा नहीं बोला कि तुमने क्या किया मेरे लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे पीछे अब गँवा दी। वो अगर वो नहीं होते, कोई और माँ-बाप हमारे होते ना, मैंने देखा है लोगों के माँ-बाप किस तरह के होते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे हमारे आस-पास है, आज़ादी ही नहीं है बच्चों को, ज़हन घुटे हुए हैं उनके।
वो एक रास्ता जो उन्हें बता दिया उस पर उनको चलना पड़ रहा है, उनका दिल नहीं है तब भी। और उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर भी लिया कि पापा ये चाहते तो ये करना है, मम्मी ये चाहते ये करना है ना। शादी करवा दी उनकी तो उन्होंने शादी करनी पड़ गई, हमें कभी नहीं रोक गया। तो उनकी कभी अगर घर वालों ने कभी कुछ कहा भी, लड़ाई कुछ हो भी गई, तो ये मैंने जवाब देने से मैं बची हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे पता है 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे ही परिवार है, सबके परिवार वैसे ही होते हैं। हिमांशी, आज आपको चुनने के लिए कहा जाए जिंदगी में कि तुमको एक चीज चुनो, तो क्या चुनोगे? अपना काम। लोग बहुत दुश्मन हो जाते हैं आपकी अपनी जिद पे। नहीं, दुश्मन का आपने शायर बनना चुना, समाज में तरह तरह की बातें होती होंगी। पड़ोसी आपसे, आपके माता पिता से, बहन से, भाई से नहीं कहेगा, अपने आप में बैठ के 4 और पड़ोसियों से पड़ोसी कहेंगे ये तो ऐसी निकल गई। नहीं, मुझे मेरा परिवार ना, मुझे ऐसा उनको अलग, अगर कभी मुझे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा घुटन है, मुझे अगर उन्हें अकेला भी छोड़ना पड़ा, तो मुझे ये यकीन है कि वो समझेंगे, वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि वो प्यार करते हैं मुझसे, मैं भी करती हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं सारे के सारे वो। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, उनको ये है कि मैं कैसी हूँ, मैं उनके साथ कैसी हूँ। मैं अपनी बहनों से, अपने भाई से कोई बात होती है तो बता देती हूँ, छुपाती नहीं। हिमांशी, जिन परिवारों से हम लोग आते हैं, जिस तरीके की जगह से आ रहे हैं, जिस तरह की कौमों से निकल के आ रहे हैं, उनमें लड़की का हिमांशी बाबरा बनना, शायर बनना, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय शायर लेखक बनना, ये तो अपच है, उल्टी कर देने वाली बात है, वोमिट। तो लड़ना तो पड़ेगा, यहाँ तक कि हिमांशी बाबरा क्या बनना, कोई अफसर बन जाना। मतलब ये जो समाज है हमारा, जो लड़कियां निकल गई हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है किसी कामयाब लड़की को देख के, ऐसी लड़की को देख के जो अपना काम कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं है ना। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि सब उसी तरह से हो भी जाए, लेकिन उसके लिए बहुत सारी लड़ाई लड़ रही हैं लड़कियां और लड़ती रहेंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म जो सहा है ना हिंदू ने, ना मुस्लिम ने, ना किसी जात ने, किसी ने, वो सब बाद में है। सबसे ज़्यादा लड़कियों ने, शुरू से आखिर तक, और अब तक जो जंग में हैं वो लड़कियां हैं। आपके ही कौम की बात कर रहा हूं, दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की, जहां निक्की हत्याकांड हुआ। उसकी जड़ में वो भी परिवार गुजर परिवार ही है, और आप भी उसी कौम से बिलोंग करते हैं। आप शायर बन गए, दुनिया वाहवाही कर रही है, आपको सुनना चाहती है, लाखों मुरीद आपके सुनने वाले। और एक निक्की हत्याकांड हुआ जिसमें दहेज तो बाद में रखें, वो दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही थी, और निक्की हत्याकांड ग्रेटर नोएडा का जो था, उसमें वो लड़कियां रील बना के डालती थी और कत्ल कर दी गई, जिंदा जला दी गई आग लगा के। ये अभी तक निकल के आया है, फैसला होना बाकी है। हम किसी को दोषी निर्दोष नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जब हिमांशी बाबरा को देखता हूं और एक तरफ निक्की हत्याकांड देखता हूं, तो कांप जाता हूं, दोनों का ये जमीन और आसमान का फर्क देख के। ये ना, आप कितना भी लड़ लेंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके सामने एक इंसान है। आप खुद देखें, सामने एक इंसान है, आप लड़ लेंगे। आपको जहन से लड़ाई करनी है, सामने 4 इंसान है, आप लड़ लेंगे। आप और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे तो आप 1000 लोगों से लड़ लेंगे, है ना। लेकिन हमेशा नहीं, एक वक्त ऐसा आता है कि जिस वक्त आप हार जाते हैं, आपके पास कोई चारा नहीं होता, आप नहीं कर पाते अपना बचाव। तो वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसमें निक्की हत्याकांड नहीं है। अगर कोई लड़का भी होता उसके साथ भी ऐसा हो सकता था, मर तो कोई भी सकता है ना। दहेज वगैरह का ये सारा कुछ है, वो तो हमारी समाज की खराबी है ही। उससे पता नहीं क्यों फैमिलीज हट ही नहीं रही हैं अभी तक भी, समझ ही नहीं पा रही हैं कि जो इंसान दहेज लेके शादी कर रहा है वो लड़की से थोड़ी कर रहा है। हिमांशी, आप अपना दुख बेचती हो, और खरीदते हैं लोग अच्छे दामों में। असल में ये दुख नहीं है, ये ना अपनी सी बातें हैं, कनेक्ट कर जाने वाली बातें हैं ना। जैसे कि कोई भी शेर हो जो आपकी ज़िंदगी पे असर डाल रहा है, आप उस वक्त से गुजर रहे हैं, तो आप उसको फील करेंगे, बराबर करेंगे। तो वो दुख बेचना नहीं होता है, वो लोगों के वो एहसास बेचना है जो खुद नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन हमसे कनेक्ट करके उनको अच्छा लगता है। तो कुछ सुनाई दो ना।
सब छिपाए बैठी हो, मैं तुम्हारी शायरियां सब सुना रहा हूँ, तुम कुछ नहीं सुना रही, कंजूसी कर रही हो, बचा के ले जाना चाहती हो मंच पे कहीं। नहीं, मैं तो कहाँ ही जाऊंगी बचा के, मंच पे ही जाना है, फिर भी सुना नहीं है, यहाँ से भी लोग ही सुनेंगे। एक एक गजल में सुना देती हूँ। खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, जिंदगी खाक जिए तेरे सताए हुए लोग। बहुत अब ये कोई महबूब नहीं है, कोई कुछ नहीं, ये वही है जो लाने वाला है दर्द की दहलीज पे, उससे हटाने वाला भी है, उसी के हाथ में सब कुछ है ना। और जितनी जल्दी ये बात मान ली जाए कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम अपना काम करते रह सकते हैं, वो बात इतनी अच्छी है। तो खींच कर दर्द की दहलीज पे लाए हुए लोग, जिंदगी खाक जिए तेरे सताए हुए लोग। फिर है कि कम नसीबी पे कभी बैठ के रोएंगे जरूर, कम नसीबी पे कभी बैठ के रोएंगे जरूर, आपको देखे बिना लौट के आए हुए लोग। बहुत खूब। और ये शेर के पीछे की एक कहानी है कि कोई मेरे दोस्त थे, एक शहर से किसी ने उन्हें फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने इंतज़ार किया, और वो शख्स गया जो जा रहा था उनसे मिलने के लिए मेरे दोस्त से, और वो किसी और से मिलके वापस आ गया। अब ये बात उन्होंने तो कही नहीं, लेकिन मुझे जो खट किया, क्योंकि मेरे दोस्तों पर कोई बात आती है तो मुझे वो उनसे ज़्यादा फील हो जाती है, तो मैंने उन्हीं के हिस्से में आके, मतलब उनकी जगह पे आके ये शेर कहा था, उनके लिए कहा था, क्योंकि वो तो अपने किसी दूसरे दोस्त से मिलके चले गए फ़ोन उन्हें करके। इसीलिए हिमांशी बाबरा संवेदनशीलता की भीड़ में भी बहुत संवेदनशील है, बिल्कुल अलग है। तो मैंने बस फिर यही कहा कि कम नसीबी पे कभी बैठ के रोएंगे जरूर, आपको देखे बिना लौट के आए हुए लोग। फिर बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, बदनसीबी की घटाओं ने मुझे घेर लिया, साए से पहले गए मेरे कमाए हुए लोग। करते रहते हैं तेरा जिक्र जमाने भर में, करते रहते हैं तेरा जिक्र जमाने भर में, याद करते हैं तुझे तेरे भुलाए हुए लोग। बहुत खूब। करते रहते हैं तेरा जिक्र जमाने भर में, याद करते हैं तुझे तेरे भुलाए हुए लोग। लोगों को इनका भटकना भी सफर लगता है, लोगों को इनका भटकना भी सफर लगता है, ये है चौखट से मोहब्बत की उठाए हुए लोग। ये गजल थी। बहुत ही शानदार, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार। बहुत कुछ ऐसा सुना दो जो मैं सोचूं वो मेरे लिए लिखी। पता नहीं, आप तो सभी सोच सकते हैं कि आपके लिए लिखे। ना, मैं तो वही सोचूंगा जो मुझे लगेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं समझ नहीं पाऊंगी आप क्या। आप सुनाओ। मैं ना, मेरा एक शेर है जिसमें कि लड़की यूज किया गया है ना, तो मैं आपके लिए उसको बदल के पढ़ दूंगी इसमें। ठीक है, ये है कि गजल में है कि लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, ये शेर भी किसी के लिए कहा गया था, सुना है मैंने। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं, ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। बहुत और आपके लिए देखिए, है ना, मैं बहुत आम सा लड़का हूँ बहुत खास नहीं, मैं बहुत आम सा लड़का हूँ बहुत खास नहीं, जो मुझे भूलना चाहे वो भुला देते हैं। बहुत खूब। ये शेर वाकई में ये हकीकत है और जिंदगी की ना, बहुत, ये जिंदगी का सच है, ये हर इंसान की जिंदगी की हकीकत है। एक बार यही फिर से लगता है सुना दो पूरा आपके लिए ना, मैं बहुत आम सा लड़का हूँ बहुत खास नहीं, जो मुझे भूलना चाहे वो भुला देते हैं। इसमें एक शेर था कि आप झगड़े लड़ें ताने भी सुना लें चाहे, क्यों मुझे अपने सराहने से उठा देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शानदार। और सच में ये मुझे सुनाया, मेरे सामने बैठ के सुनाया, मैं हिमांशी को सुन रहा हूँ और हिमांशी मेरे कहने पे मेरे लिए सुना रही हैं। मुझे लगता है सिर्फ ये मेरे लिए लिखी गई है, दुनिया सुन रही है, लाखों सुन रहे हैं लोग। एक मतलब शेर में आपको ताज़ा सुनाती हूँ, अभी कहीं पढ़ा नहीं है ना। क्या गजब शख्स था, क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था, क्या गजब शख्स था हर बात पकड़ लेता था,
एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। क्या गजब शख्स था, हर बात पकड़ लेता था। एक मुलाकात से औकात पकड़ लेता था। अब मेरा नाम भी लेने से वो करता है गुरेज। सरे महफिल जो मेरा हाथ पकड़ लेता था। ओहो हिमांशी जी। और सुनो, अब सुनाती रहो, सुनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, मैं सुनना चाहता हूँ। आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो की चिंता नहीं है, हिमांशी बाबरा को सुनना है आप कुछ, मतलब अब बस अब आपके पाले में है चलें। स्टूडियो नहीं, और स्टेट में रहेंगे। ये ना मैं जब इसकी वीडियोस को आप एडिट करा ही देंगे तो मैं आपको वो नज्म सुनाती हूँ जो मैंने 9th में कही थी। सुनो, मैं उसको कहीं पढ़ती नहीं ये क्योंकि थोड़ा अनएडिटेड जा रहा है। हाँ आप तो सुनाओ। सुने के खुदा सुन, वो जो मेरी जिंदगी की पेंटिंग तूने बना के रखी हुई थी ना, वो किसी शरारती बच्चे के हाथ लग गई है। वो बच्चा उस पेंटिंग से ब्रश और कलर लेकर खेलने में लगा हुआ है। उसने मेरे आंगन की हरी घास पर पीला रंग डाल दिया है। घर के पेड़ों पर उसने मेरे आंगन के पेड़ों पर पीला रंग डाल दिया है। घर की घास पर उसने सफेद रंग डाल दिया है। मेरे आंगन के बीचों बीच जो साफ पानी का फव्वारा था ना, उसमें उसने ढेर सारी काई बना दी है। मेरे घर की खिड़की के 2 खानों के शीशों को उसने तोड़ दिया है। 2 खानों के शीशों को उसने तोड़ दिया है। मेरे घर के सभी आईनों पर उसने सफेद रंग कर दिया है। मुझे खुद से बात करे एक अरसा हो चला है। मेरे घर की सभी बल्बों पर उसने काला रंग किया है। रोशनी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। मैं एक वक्त से अंधेरे में रह रही हूँ। उसने मेरे घर की छत पर एक दरार भी बनाई है जिससे बरसात में पानी लगातार टपकता रहता है। खुदा, शायद उसने गलती से मुझ पर पानी गिरा दिया है। मेरा रंग फीका पड़ चुका है, बाल बिखर चुके हैं, काजल फैल चुका है। खुदा, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने मेरी पेंटिंग संभाल कर क्यों नहीं रखी। ये पेंटिंग उस बच्चे के हाथ लगी तो लगी कैसे? मगर छोड़, इतना बता, क्या इस पेंटिंग के सभी रंगों को साफ करके दोबारा बनाया जा सकता है? अगर नहीं तो इसको जला डाल, मुझे ये पेंटिंग पसंद नहीं। अब आप पेंटिंग का जाविया खोलेंगे कहाँ जाता है। सीधा सीधा ये पेंटिंग इसका उन्वान था और ये 9th में मैंने कही थी। और ये जिंदगी है, सारी जिंदगी है, ये मैं बोलने वाला था। ये जिंदगी है। कितनी उम्र में लिखी थी आपने? ये मैं जब 9th में थी तो मैं 12, 13, 14, 15, 16 की उम्र होगी मेरी। और आज तक याद है? हाँ, क्योंकि वो पहली चीजें होती है ना, और ये तो वाकई में जिंदगी लिखा था, आपको समझ हो गई थी। हाँ, इसी को सुन के हमारे उस्ताद ने कहा था कि कुछ ठीक ठाक कर लेगी। वीडियो में उन्होंने देखा था ये। कौन उस्ताद, कैसे मिलना हुआ, क्या है उनका भी थोड़ा सा सिलसिला बताई तो जब आज बात हो रही है। जमाने को पता लगनी चाहिए कि आप भी किसी की शागिर्दी में हैं। मेरे ना एक दोस्त थे, हैं थोड़े थोड़े दोस्त हैं, थोड़े थोड़े दोस्त होना समझते हैं आपकी बात हो जाती है बस। अब तो मैं ना दिल्ली में एक प्रोग्राम के बाद वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने पूछा कि उस्ताद कौन है। फिर उन्होंने बहुत वक्त तक तो उन्होंने मुझे समझाई चीज़ें हैं ना, और उसके बाद में मैं ज़्यादा कहूँ तो कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा मुझे, जो और शायरी की गहराई में। ऐसा नहीं था कि मैं पहले नहीं थी, लेकिन शायरी की जो बारीकियाँ होती हैं वो सब बताने में उनका हाथ था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपने उस्ताद से मिलाया, जो कि फिर मेरे उस्ताद भी हुए माहिर शहदाई साहब। तो वही है अभी। कभी कोई बातचीत होती है तो फ़ोन करके, ज़्यादा तो फ़ोन करके सुनानी, अगर मुझे कोई नई ताज़ा चीज़ कही है तो वो सुनाई तो उन पुराने वाले दोस्त को ही जाती है, लेकिन उसके बाद फिर उस्ताद को तो कमी होती है। तो दोनों मेरे लिए बराबर हैं। दोनों से सुधार के लिए गुंजाइश रहती है, मदद मिलती है। हाँ, अगर वो कह दें कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो फिर उसको बदल दिया जाता है। उनको इतनी समझ है, वो मुझसे पहले से हैं। तुम्हारी जैसी लड़की तो आसमान का परिंदा है जिसको किसी कंधे पे बैठना मंजूर नहीं। बिल्कुल, मुझे तो पेड़ पे बैठना ही मंजूर नहीं है, लेकिन मजबूरी है, कभी कभी थक जाते हैं तो घर पहुंचते हैं। हिमांशी बाबरा जी, शेर व शायरी के अलावा टूटन, चुभन, प्यार, विछोह, इन सब के अलावा और क्या? कहाँ है जिंदगी, कहाँ जा रही है हिमांशी बाबरा? जिंदगी बहुत अच्छी है। जिंदगी सबकी अपनी अलग, वो ना जज्बात वाली बात तो अलग हो गई। आप कोई काम कर रहे हैं वो चीज़ें अलग हो गई,
है ना। आप अकेले में क्या है वो बहुत बिल्कुल अलग चीज है। मैं अकेली ना? वाली हिमांशी बाबरा को मैं जानना चाहता हूँ मंच से परे। मंच से परे मैं एकदम वैसे मैं नेगेटिव इंसान नहीं हूँ, मैं उदास इंसान बहुत ज़्यादा उदास नहीं हूँ, क्योंकि उदासी ज़िंदगी का हिस्सा है, मायूसी ज़िंदगी का हिस्सा है, तन्हाई ज़िंदगी का हिस्सा है। आप किसी भी जो एक एहसास है उसको ठुकरा नहीं सकते कि नहीं जी मेरे हिस्से तो मैंने खुशी रख लिया, गम आप किसी और को दे दें, मैंने भीड़ रख ली आप तन्हाई किसी और को दे दें। ऐसा नहीं हो सकता। सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं और वो महसूस भी बराबर होंगी। अगर आप उनसे अलग हट जाते हैं कि मैं तो उदास हूँ, कहीं बाहर घूम फिर आता हूँ, लोगों में बैठ जाता हूँ, तो फिर आप जो फ़ील कर रहे हैं, उसको आप ठुकरा रहे हैं ना, आप फिर बन ही नहीं सकते जो आपको बनना है। आप अगर ये सोच लें कि मैं तो उदास हूँ, मन ठीक नहीं है तो फिर उसको सहो, उसका भी एहसास करो। हिमांशी, लड़का या मर्द जब घर से बाहर कमाने निकलता है तो कहा जाता है मेहनत मशक्कत करने जो है खानदान परिवार चलाने के लिए। लड़की जब आपकी उम्र में बाहर निकलती है तो कहा जाता है कमाने जाने लगी है। हाँ तो यही तो है, मैंने कहा था लड़कियां जंग में यही जंग है बस सारी की सारी, लोगों के दिमाग से कैसे लड़ा जाए। लेकिन वो लड़ने की जरूरत भी नहीं है, अपना काम करना है। हिमांशी, जब चीजें आती हैं जहन में लिखने की, सामने कागज हाथ में कलम होता है और सन्नाटा होता है, तभी उतर पाती हैं। नहीं, कभी कभी आप भीड़ में अकेले होते हैं तब भी हो जाता है। उस वक्त क्या करती हो? उस वक्त भी अगर शेर ना ऐसे एकदम से, मेरे साथ तो ये है कि एकदम से कोई बात ज़हन में आई और वो शब्दों में ढली और वो हो गई, फिर उस पे काम किया जाता है कि हाँ इसको और कैसे सुधारा जा सके। लेकिन होता तो एकदम से ही है, लिखने के लिए एकदम से वो कैफियत अलग ही हो जाती है कुछ, फिर वो चीज़ कह के रख दी जाती है, फिर लगाया जाता है थोड़ा सा दिमाग। पहले दिल ही लगाया जाता है, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है। तो इतना इतना ही है बस। ये हो हिमांशी जाती बाबरा चीज़ें। बेचने के लिए शायरी लिखती हैं कि बिकूं मैं बाजार में, मेरी शायरी के लोग हों चाहने वाले, या यहाँ से? मेरा तो ऐसा है कि मैंने बस शेर कहने हैं जो मुझे अच्छे लगें, जिन्हें मैं कह के मुझे सुकून मिले, मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो कि हाँ कोई शेर हो गया मुझसे, या मैंने अपनी कोई बात कह दी। क्योंकि मैं वही कर रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है और मैं नहीं बोल पा रही हूँ किसी से, वो मुझे लिख देना। और फिर उसके बाद में वो अपना ऊपर वाला जाने। मैंने कभी इस नीयत से कि मुझे काम करना है इसलिए शेर कहने हैं, कोई फरेब नहीं मिलाया, कोई झूठ नहीं मिलाया अपने काम में। सच्चे रह के, असली रह के, जो अंदर से है वही बाहर से लोगों को भी दिखना, वो इस चीज के साथ चलते रहे। दुनिया को हंसाने, दुनिया को रुलाने वाले शायर, खास तौर से फीमेल की बात की जाए, महिला की, कहा जाता है टूटी हुई है, जख्म मिले हुए हैं, धोखा खाई हुई है प्यार में। हिमांशी बाबरा पे कोई लगता है इनमें? ये बात तो सबके साथ की है। लोग अपना असली जो उनकी फीलिंग है उसको दिखा नहीं पाते। लोग जो है वो सामने आ नहीं पाते। लोगों के पास नकाब है, हमारे पास है नहीं। हम जो हैं वैसे ही हैं। हमसे बिना वजह उदास हैं तो उदास हैं, खुश हैं तो खुश हैं। नकाब ओढ़ के नहीं रखा जाता ना, क्योंकि फिर आप उसमें सामाजिक जिंदगी जी सकते हैं, आप खुद में नहीं जी सकते। आप नहीं बन सकते। आप किसी और के जैसे कि खुश हो गए, है ना, लोगों के साथ हंस के मिल लिए, आप असली हो ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे हो जाएंगे? आप कुछ बन ही नहीं सकते अगर इस तरह से रहेंगे तो। अपना एक अलग किरदार बनाना पड़ता है दुनिया में पहचान बनाने के लिए। सबके जैसा हो जाना अच्छी बात नहीं है। शायर सनकी होता है, वो उस हद तक का सनकी होता है, कितना बेहतरीन लिख के लाता है और सुनाता है कि सारे सुनने वाले उसकी तावीरी करने में आ जाते हैं, सलाम बजाने में। शायर की लड़ाई खुद से है। उसे खुद से बेहतर होना है, उसे किसी और से बेहतर होना ही नहीं है। अगर कोई और लोगों से बेहतर होने के लिए लिख रहा है ना, और लोगों से बेहतर कहने के लिए लिख रहा है, तो फिर वो ज़्यादा वक्त तक नहीं कर पाएगा चीज़ें। क्योंकि रेस है, रेस में बहुत पीछे रह जाना, ये सब चीज़ें बेकार है। आपको सीधे सीधे जितना धीमे चलोगे उतना लंबा चल पाओगे। जितना अपने आप से तेज़ अपने आप को करोगे कि मैं पहले इतना चला था, मुझे इतना चलना है, आप किसी और से रेस लगाओगे तो आप नहीं चल पाओगे। हिमांशी, कुछ सहेलियां हम उम्र जो निकल गई पीछे छोड़ आई, क्योंकि एक हिमांशी निकली अपने सर्कल में बाहर मंच पे पहुंची, उन सबकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? मेरी दोस्त नहीं थी।
मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता था लोगों से ज़्यादा बात करना, तो काम काम के लिए अगर कभी मुझे कोई ज़रूरत पड़ी उतना बोल लेती थी, ज़्यादा नहीं बोलती थी। तो दोस्त तो नहीं है, एक एक दोस्त थी जो कि 10th के बाद शायद, वो भी मुझसे ज़्यादा एक उम्र नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी बहन की जैसी उम्र थी, बड़ी बहन से भी ज़्यादा। मतलब अपने हम उम्र लोगों से मेरी नहीं बनती, मैं बात नहीं कर पाती उन लोगों से, पता नहीं क्यों, एज गैप भी नहीं है फिर भी। पर वो मुझसे 6-7 साल बड़ी होंगी। उनका नाम प्रिया था, है अभी वो, तो उनकी तो शादी हो गई। मैं लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं है, अब भी है, बात करूँ तो हो जाती है। लेकिन थोड़ा-सा अलग महसूस करने लगते हैं लोग जब हम खुद भी दूरी ना बनाएँ किसी से, हम ज़्यादा बिज़ी हो जाएँ, तो कहीं न कहीं लोगों को ऐसे लगने लगता है कि अगर हम इनसे बात करेंगे, जो अच्छे लोग हैं हमारे जैसे, तो वो बात करने से पहले ये सोचते हैं कि अगर हम इनसे ज़्यादा बात करेंगे तो इन्हें ये ना लगने लगे कि इनके फ़ेम की वज़ह से या अभी ये ऐसे हो गए तो बात कर रहे हैं। हिमांशी कहते हैं शोहरत, दौलत ये इंसान को आसमान पे पहुंचाती है हुँ, और जमीन पे आने नहीं देती है। हुँ, त्रिशंक में हवा में उड़ता है। हुँ, आपको तो 22 साल की उम्र में ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने सब कुछ सौंपा है। हुँ। कैसे काबू किए हुए खुद को? सौंपा ऊपर वाले ने, ऐसा नहीं है ना कि दे दिया कि लो रखो, करो चीज़ें जो करनी है। वो उसपे चीज़ें जब खुद करते हैं ना, मेहनत से करते हैं, तो उसकी थकान भी होती है, तो उसके बाद ज़्यादा नहीं चला जाता, बिना वजह का नहीं भागा जाता। वो उतना ही है कि हाँ ठीक है, ऊपर वाले ने जितना दिया है। सब्र, सब्र जो चीज़ है वो हर किसी में नहीं आता। और कितनी ही उम्र हो जाए, कुछ हो जाए, शोहरत में पागल होते हुए तो बहुत से लोग देखे हैं मैंने भी, है ना? दौलत में पागल होते हुए बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन जिसको नहीं होना होता उसको होना ही नहीं होता। ये सारी चीज़ें ऊपर वाला ही सँभाले हुए है, अच्छा सब। हिमांशी, आपकी तलाश ऐसे, उम्र ऐसी है कि किसी न किसी तलाश में जुटी होंगी, हुँ, जो लोग समाज है हुँ। उसके हिसाब से। हो तलाश में किसी की? खुद को ढूंढ रही हो? थोड़ा-सा खो जाता है थोड़ा इंसान, तो फिर वो वापस खुद को पाने की कोशिश ही रहती है। और मुझे अब ऐसा एहसास होने लगा है कि वो कोशिश ही रहती है बस, हो नहीं पाता। हार चुकी हो इसलिए कह रही हो? नहीं, पाने की कोशिश में नहीं, उम्मीद खत्म हो गई है मिलने की? ऐसा भी नहीं है, कोशिश करने से तो खुदा मिल जाते हैं लोगों को, तो फिर है क्यों? ना? पर अब चाहिए नहीं। कभी था, चाहिए था। हाँ, थोड़ी-सी लगी थी कि हाँ, क्या है ये सब चीज़ें, छोड़ो सब कुछ, लेकिन अब नहीं, अब तो क्या है। लगा था, कब लगा था? बात करो, आज खुल के बात करनी है। जो तुम उगलती नहीं हो कुछ, हाँ, है। बहुत पाचन शक्ति तुम्हारी बड़ी है। सिर्फ मंच पे बोलती है और फिर गायब हो जाती हो। आज कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सवाल था हमारा? सवाल ये था, किसी को पाने की कोशिश की और नहीं मिला और कोशिशें जारी हैं। किसी को पाने की कोशिश की और वो नहीं मिला, तो वो एक बहुत छोटी चीज़ है। ये बहुत छोटी चीज़ है, ये सबके साथ हादसा है। अगर किसी और को पाने की कोशिश है, किसी चीज़ को पाने की कोशिश है, ये कोशिश तो सभी करते हैं, की आपने? सभी करते हैं। की आपने? लेकिन उसके बाद फिर खुद को पाने की जंग शुरू हो जाती है। की थी हिमांशी बाबरा ने पाने की हर कोशिश? कोई करता है। आपने की? मैंने भी की एक उम्र तक, किस उम्र तक? कितने टाइम पहले? अपने पिताजी से पहले तक खूब कोशिशें की। पापा के रहते रहते? हाँ, वो कोशिश हिमांशी अगर आपकी कामयाब नहीं हुई तो जमाने में किसकी होगी? किसी की नहीं होती। सब्र आ जाता है, सबको सब्र आ जाता है एक वक़्त के बाद। ज़िंदगी सिखा देती है, सब कुछ सिखा देती है। हिमांशी को क्या सिखाया? खुद के साथ चलना, काम करना, और यही यही आखिर है कि आप जाने पहचाने सब चीज़ें। गीता पढ़ी तो उसमें था भी कि कर्म ही धर्म है, और सबसे बड़ा धर्म कर्म ही है ना, तो काम करो बस। लेकिन कर्म तो वो भी कर रहे थे, जो चाहत जगी थी। नहीं, वो तो ज़िंदगी भटकाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ट्रैक पे लाने के लिए ना,
इधर से भी आप ऐसे भागते हुए बच्चे होते हो, इधर भी भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो, है ना। तो इस तरफ से ठोकर, इस तरफ से ठोकर, वो इसलिए होते है कि सीधे चलो, सीधे चलो, बहुत आगे जाना है। वो छोटी मोटी ठोकरें सबको मिलती है जिंदगी में। मतलब जो उम्र भटकने की थी वो भटकने में निकल गई, अब आगे बढ़ गए हो। हाँ, सब बढ़ जाता है। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, वो भटकाव कहीं अभी भी आके कुरेदता है सूखे हुए जख्मों को? नहीं, अब इतना वक्त ऐसा है ही नहीं कि किसी चीज को, पुरानी चीजों को सोचा जाए। लेकिन ऐसी यादें तो भुलाई नहीं जाती, झूठ मत बोलो। बिल्कुल भुलाई नहीं जाती, लेकिन वक्त ऐसा नहीं है कि सोचा जाए। खुद बैठ के नहीं सोच सकते। आपके बैकग्राउंड में चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जहां आप उसको लेके बैठोगे ना, तो आप रुक जाओगे। कोई भी एहसास कभी नहीं मरता, कोई भी एहसास कभी नहीं मरता, हमेशा रहता है आपके साथ। कितने ही साल हो जाएं, आप कहीं पहुंच जाएं, किसी के साथ चले जाएं, कुछ हो जाए, जो पहले एहसास है कच्ची सी उम्र के बने हुए जख्म, वो रहते हैं, हमेशा रहते हैं। कुछ से जुड़ा लिखा है तो सुना दो ना। नहीं, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कहा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं कहा। जो कहा है वही सुना दो जब बात यहाँ पे आएगी तो। बहुत ज्यादा कभी कहा ही नहीं अपने बारे में। कम सुना दो। ये वक्त गुजरने के साथ साथ ही ये वाली बात अभी कुछ वक्त पहले ये कहा ना कि पापा तक तो कोशिशें की, फिर कोशिश छोड़ दी, फिर अपना काम किया। तब कहा था कि अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली, मैंने तरकीब निकाली है भुलाने वाली। हालांकि तरकीब क्या है मुझे भी नहीं पता, बस हौसला ही है कि हाँ ठीक है, सब हो जाएगा, तो है ना। कंटिन्यू सुना दो। अब मुझे याद भी तेरी नहीं आने वाली, मैंने तरकीब निकाली थी भुलाने वाली। खाली हाथों को तकें रोएं करें भी क्या और, खाली हाथों को तकें रोएं करें भी क्या और, उम्र दे आए मोहब्बत को कमाने वाली। बहुत खूब। और उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, उसकी मर्जी है मेरे साथ रहे या ना रहे, मैंने हर बात बता दी ना बताने वाली। तो इसी तरह से वो चीजें तभी होती हैं जब उनका एहसास होता है। और बहुत से एहसास तो मैं इसलिए मारे हुए हूँ कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती कि मेरे घर वाले सोचे कि ये क्या। मंच शुरू हो जाओ फिर कि तुमको समझने के लिए बैठा, समझ नहीं पा रहा हूँ और ना समझ पाऊंगा। ये सब गलतफहमियां मेरी दूर करके जाओ आज के पॉडकास्ट में। मैं क्योंकि गूगल साफ है, यूट्यूब साफ है, हिमांशी बाबरा सिर्फ शायरी करती है, उसके अलावा कहीं नजर नहीं आती। कम से कम स्टेट मिरर के माध्यम से ही लोगों को पता लगे कि भाई ये लड़की है, तूफान है। बताना ही क्यों होता है? हमारे लिए, किसी की तसल्ली के लिए तो सब कुछ करते हैं ना। किसी की खुशी के लिए ही तो तुम सब कुछ कर रहे हो, जमाने के लिए ही तो लिख रहे हो। तो सुनाओ, बताओ, जो जो रखे हुए हो दबा के। आप तो बहुत खुली दिल के इंसान हो। खुली दिल की, खुली हाथों की। तो इस किताब को पलट के क्यों, मरोड़ के क्यों रखा हुआ है? थोड़ी से हवा के साथ पन्ने पलट दो तेज। नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक नहीं है, मैं समझ रहा हूं। नहीं, बस ठीक है सब कुछ। सब कुछ नहीं ठीक है ना। सब कुछ ठीक होता तो फिर मैं इतनी देर क्यों लगाता? हाँ, मैं देख रही हूँ कि आप बार बार सोच रहे हैं कि अभी इसको समाप्त कर दूं, लेकिन आप चाह रहे हैं कोई बात, काश कोई बात मैं कह दूं, काश बोल दूं। इतना समझ पा रही हूँ मैं। हिमांशी बाबरा वो नहीं है जो उसके मुंह में शब्द डाले जाएं, अल्फाज जब वो बोल दे। मैं वो चाहता हूं जो वो बोलना चाहे, लेकिन मैं सुनने के लिए बेताब। जिंदगी बहुत बड़ी है, आगे भी, पहले भी थी। सबकी अलग अलग कहानियां हैं, मेरी अलग है। मैंने जो आम जिंदगी है, मेरे साथ सिर्फ परेशानी जो है वो इतनी सी है कि मैं ज्यादा, थोड़ा आम लोगों से थोड़ा ज्यादा महसूस करती हूँ चीजों को। जो हादसे लोगों के साथ गुजरते हैं वो मेरे साथ भी गुजरे होंगे। किसी को खोया होगा, कभी किसी से नोक झोंक हुई होगी, किसी से बात हुई होगी, फिर रिश्ते खत्म हुए होंगे। ये किसी को हटा दो बीच में से, ये शब्द हटाओ फिर बोलो। नहीं, ये किसी अगर इस पॉडकास्ट में भी नहीं निकल के बाहर आया, मैं बोला आ भी नहीं सकता। अगर फिर मेरा
खुद पे जो घमंड है वो टूट जाएगा अगर मैंने किसी को उसके नाम से या फिर किसी और बात से कह दिया, या बहुत ज्यादा मैं दूसरे की जगह नहीं आ सकती ना। लोग कुछ बोले कुछ भी हो, अपनी जगह तो बोलो। अपनी जगह मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि वो देखने वाला है, वही है जो है। इतनी जल्दी सरेंडर कर दिया और शायर बस शायरा बन गई आप। मैं अपनी बात कह सकती हूँ बस, कहो ना, सुनाओ। पर क्या कहूँ, कोई जो बात लिखा होगी है, तो सही। जो जहां इनसे जुड़ा हुआ ही कुछ सुनाओ, जो आपने सब बातें बताई हैं। सब ऐसे ही है। ऐसे नहीं है, हिमांशी बाबरा भीड़ नहीं है। हिमांशी बाबरा के पीछे भीड़ है, आगे भीड़ है, आप फिर भी उस भीड़ में नहीं है। मैंने तो अपनी चीजों पे बहस करने के लिए छोड़ दिया, मतलब ऐसा कि कभी सोचा नहीं ज्यादा। अपनी ही तरफ से, सामने वाले की तरफ से उसकी सफाइयां भी खुद ही दे ली। तो कभी किसी ने कोई बर्ताव किया है ना, जैसे जैसे कोई शायरी, परायों की तरह कभी बर्ताव किया, लोग चले गए। हर किसी के साथ जो भी है, लोग तो हर किसी की जिंदगी से चले जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक्सपायरी डेट लेके आता है ना। तो मैंने कहा था कि तुम तो फिर गैर हो, तुमसे तो शिकायत कैसी, मेरे अपने मुझे गैरों की तरह देखते हैं। तो वो सब चीजों के जो ये अपने आप की तो बात है ना, मुझे सामने वाले से सफाई चाहिए ही नहीं, सामने वाले से कोई सफाई नहीं चाहिए किसी से भी, कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों से जो कि कभी दोस्त बने फिर चले गए, क्योंकि ये ना एक मैं कोई खास नहीं हूँ। मेरा नाम हिमांशी बाबरा हो गया, लोग जानने लगे, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। मैं इससे अलग भी हूँ। मैं एक आम जिंदगी जीने वाली इंसान हूँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल आम इंसानों जैसी है। मेरा बस नाम हिमांशी बाबरा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों आप तो को इस पड़ता। दुनिया का हिस्सा नहीं हो, आप तो एकदम फरिश्ता अलग से हो, उड़ते हुए परिंदे हो आसमान के, जो किसी का कंधा नहीं चाहता। मैं पहले भी रिपीट किया है, आप किसी के कंधे पे थके हुए पंछी की तरह बैठने वाली जीव नहीं हो। हाँ, मुझे पसंद नहीं है, सहारा नहीं पसंद। मैं लोगों के साथ जब रहती हूँ तो सिर्फ इसलिए, मुझे पता है कि कोई इंसान बहुत कामयाब भी हो अगर, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, जिससे मुझे बहुत फायदे अगर प्रोफेशनली देखूं तो भी हैं, तो मेरा सिर्फ कहना इतना सा कि आप समझदार पेड़ होंगे, आप पे फल होंगे, वो आपके अपने लिए हैं। मैं अगर आपके पास बैठी हूँ तो बस छांव के लिए, कि मेरे साथ कोई है। मुझे आपसे कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। सबके साथ जिंदगी में यही किया है शुरू से। कभी कोई उम्मीद किसी से किसी तरह की कि कोई मेरे लिए होगा, कोई मेरे लिए कुछ करे, वो किसी से नहीं रखी। और मेरा मानना है किसी को किसी से रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो अपने लिए कर सकते हो वो दूसरा कभी कर ही नहीं सकता, कोई भी हो। मतलब कोई भी दुनिया में, हद तक कि माँ बाप भी आपको ऐसा नहीं समझ सकते जो आप अपने लिए खुद सोच सकते हैं। माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, माँ बाप आपको वो नहीं दे सकते जो आपको चाहिए। हिमांशी, जब से आपने होश संभाला और 22 साल की उम्र तक, अब हम आप आज जो सामने बैठे हैं, तारीख 10 दिसंबर 2025 तक, क्या खोया है? बस पापा को खोया और कुछ नहीं खोया। मुझसे अलग किसी इंसान को नहीं खोया, क्योंकि मैंने जो जो आपका सवाल है ना कि क्या खोया है, वो मैंने क्या खोया है, तो पापा से अलग मैंने कुछ नहीं खोया। लोगों ने मुझे खोया होगा, मैंने सिर्फ पापा को खोया है। बाकी मैं किसी को इतना मानती नहीं हूँ कि मैं किसी को खोऊं, क्योंकि मैं निभाने वाली इंसान हूँ। दोस्ती हो, कोई रिश्ते हो, सब रिश्तेदारी में भी, अपनी जो होते हैं ना रिलेटिव्स, उनमें भी मैं निभाने वाले इंसान हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को खो सकती हूँ। ऊपर वाला अगर मुझसे किसी को छीन ले तब तो मैं मान सकती हूँ कि मुझसे खो गया, वरना मैं नहीं खोती, लोग मुझे खोते हैं। हिमांशी बाबरा, जिन्होंने आपको खोया है, वो कैसे लोग रहे होंगे? वो अच्छे लोग थे, वो अच्छे लोग थे, वो बुरे लोग नहीं थे। क्योंकि बुरे तो कभी कोई नहीं होता, बुरा तो हालात होते हैं, बुरे तो वक्त होता है, बुरी तो कभी कभी भटक जाता है इंसान, उसको बाद में होश आता है। उम्र होती है बुरी, नासमझी की उम्र होती है बुरी, जब आप दूर दार्शनिक नहीं हो सकते कि हाँ आप, मैंने सोचा फ्यूचर नहीं देख पाते आप, या
आपको हल्का सा भी अंदाजा नहीं हो सकता कि किसी पे क्या बीतेगी या इसका अंजाम क्या होने वाला है बात का, आप शुरुआत कर देते हैं। तो उन लोगों के साथ भी, क्योंकि आप सोचें मेरी उम्र 22, उन लोगों की उम्र हद से हद कितनी होगी, हद से हद 25-30, इस उम्र तक के लोग मुझे मिले हैं। 30 तक की उम्र के लोगों से मेरे कनेक्शन लोगों से रहे, जो छूट गए, चले गए। हाँ, जो चले गए, चाहे कोई भाई रहे हो, दोस्त रहे हो, लड़की दोस्त रही हो कोई, ठीक है, लड़का दोस्त रहा हो कोई, तो वो सब के सब है ना। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ मेरे भाइयों की जाने पे होती है, जिन्हें मैं भाई बोलती हूँ फिर वो चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों का समझ आता है कि उनको तो जाना होता ही है, दोस्त तो बिछड़ने की चीज है ही, दोस्ती तो टूट जाती है ना। पर जिनको मैंने भाई कहा वो लोग भी चले जाने थोड़ी तकलीफ होती। मैंने कहा था कि अब मुझे आंख दिखाता है तो दुख होता है, कल जिसे प्यार किया था सगे भाई की तरह, है ना। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो आप सोचें कि 30 साल की उम्र तक किसी इंसान में क्या ही दिमाग आएगा, क्या ही दुनिया उसने देखी, आधी दुनिया भी उसने नहीं देखी। लेकिन हिमांशी बाबरा ने तो 22 साल की उम्र में कोहरा मचा रखा है, आप 30 की बात कर रही हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे ऊपर वाले ने दे दी है चीजें, मैं क्या करूं। शायद इसलिए कि मैंने मांगा नहीं, जो लोग मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं है, मैंने मांगा नहीं तो शायद ऊपर वाले ने दिया। चलो अच्छा ऐसा सुनाओ कुछ लिखा हुआ, कैसा? बिल्कुल झूम जाए एकदम, दिमाग मतलब सोचने की ताकत खत्म हो जाए, सुनाओ। मैं आपको टुकड़ों में शेर सुनाती हूँ, सुनो। एक एक शेर अलग अलग गजल से, जो कि मुझे लगता है कि इस गजल का ये शेर अच्छा है, जो मैं महसूस ज्यादा करती हूँ। ठीक है। दोस्ता कैद था हमको कोई रिश्ता जैसे, दोस्ता कैद था हमको कोई रिश्ता जैसे, हिज्र महसूस हुआ हमको रिहाई की तरह। अब आप इसमें एक साथ देख सकते हैं कि हिज्र और फिर भी रिहाई की तरह महसूस होना, किसी से अलग होना जब रिहाई महसूस होने लगे तो सोचे कितना कैसा रिश्ता अजियतनाक हो, है ना। और कहा कि प्यार के साथ मुझे ताने दिया करता है, तुझ में भी रंग है कुछ कुछ तो जमाने वाला। है कि बात रुखसार की होती तो कोई बात न थी, आज तो रूह पे मारा है तमाचा तूने, और हाय अफसोस तुझे अब भी ये मालूम नहीं, जिंदगी मेरी बना दी है तमाशा तूने। बहुत अच्छी, बहुत ही शानदार। है क्या कि तू अगर सामने आया तो बहुत देखूंगी, और अगर आंख चुराएगा चुराने दूंगी। गजब। ऐसे है कि तुझ में अब तू भी नहीं, तेरी मोहब्बत भी नहीं, कैसे करती हूँ तेरा होना गवारा मत पूछ। यही तो आपकी चीजें जो है ना, ये हिलाती हैं आत्मा को। वो चीजें सबके साथ है ना। आप अगर इस शेर पे जाएं कि तुझ में अब तू भी नहीं, तेरी मोहब्बत भी नहीं, कैसे करती हूँ तेरा होना गवारा मत पूछ, अगर इसमें आप अपने आप को रखें और आप फिर दुनिया को देखें, ये किसी भी रिश्ते पे जा सकता है। आपका कोई दोस्त है जो पहले जैसा नहीं रहा, है ना, आप उसको भी ये बात कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आपको होना, आपका होना मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। क्योंकि आप जब बहुत अच्छा किसी को देख लेते हैं, फिर आप उसको बहुत बुरा भी उसके साथ आपको रहेंगे, क्योंकि जो बॉडी कंफर्ट फील कर चुकी है किसी इंसान के साथ, उसको पता है कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझता है ना। जो आपका दिमाग जानता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो समझता है। कंफर्ट जोन जिसके साथ है उसके साथ है, आप चाहे किसी से सर फोड़ने वाली लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए, लेकिन जिस इंसान से आपका कंफर्ट जोन था पहले, वो अगर आपको 4 साल बाद भी मिलेगा, 4 साल का आपका गैप हो गया, उसके बाद भी वो आपको मिलेगा, तो वही रहेगा, है ना। 4 साल पहले वाला। आप किसी से लड़ाई करके झगड़ा करके अलग हुए हैं, फिर भी अगर वो किसी भीड़ में हुए, एक भीड़ आपके सामने इकट्ठा है, वो भी इंसान उसी जगह इत्तेफाक से आ गया, आप भी हैं, तो आपको अगर कोई परेशानी होगी तो आप उसी इंसान के पास भागेंगे जो आपको दिख रहा होगा उस वक्त, बल्कि उससे आपकी लड़ाई हो चुकी है 4 साल पहले, लेकिन आप जाएंगे वहां पे भी, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि इंसान करेगा मदद। हिमांशी बाबरा के पास कोई भाग भाग के आ रहा है? बहुत लोग कभी कभार आते हैं, लेकिन मैंने तो फर्ज बना लिया है अपना कि जो आएगा ठीक है, जो काम उसने सौंपा हुआ है, अगर मैं किसी लायक हूं
इस रिश्ते से नहीं, या इस हैसियत से नहीं कि वो लोग कभी मेरे साथ थे, इससे नहीं। इंसानियत, अगर कोई भी हो, दुश्मन भी हो, अगर मुझे किसी की मदद मैं कर पा रही हूँ किस तरह से, तो मुझे करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले ने इस लायक किया हुआ है कि मुझे मदद करनी है तो मैं करूंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो ऊपर वाला मुझसे सब चीजें छीन लेगा कि आपको दी गई हैं चीजें, आपने क्या किया। हिमांशी बावरा कभी पलट पलट के किसी के पास जाती है, जिद्दी है, उस पर छोड़ी हुई हैं सब चीजें उसी पे। आड़ियल। मैं भगवान में या बहुत सी चीजों में यकीन पहले नहीं करती थी, और धर्म में तो अब तक भी नहीं कर पा रही हूँ कि हिंदू धर्म में हूँ, मुस्लिम धर्म, मेरे बस का नहीं है ये कहना कि मैं हिंदू धर्म में हूँ या मुस्लिम धर्म में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक शक्ति है जो सबके लिए है ना। क्योंकि कोई भी खुदा, अल्लाह कह दें या भगवान कह दें, है ना, गॉड कह दें, कुछ भी कह दें, अगर वो है तो अगर ऊपर कोई ऐसे, है ना, ये बिल्कुल ये निकाल देना बात, नहीं तो मेरे पीछे लग जाएंगे लोग। ये बात इस तरह से है कि अगर ऊपर वाला है कोई, एक अल्लाह हो गया, एक भगवान हो गया, एक वो ईसाइयों वाले साहब जी हो गए हमारे, एक सिख लोगों के हो गए, है ना, तो ऐसा कैसी वो, या तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन एक जैसी है उनकी बनाने वाली कि उन्होंने इंसान सब एक जैसे बनाए, सबके दो हाथ बनाए, है ना। अल्लाह ने बनाए तो उसने अपने वालों के दो हाथ बनाए, दो पैर बनाए, मुंह बनाया। भगवान ने बनाए तो उसने भी देखा कि अच्छा ये वाली मशीन जरा मुझे पकड़ाना, मुझे अपने इंसान बनाने। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग अलग है। हाँ, तो वो चीज है, मैं तो मान नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे ये पता है जो कि सबसे ठीक चीज है, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। और अगर आप किसी चीज से डर के कोई चीज करेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा वरना मुझे नरक मिलेगा, मैं ये काम नहीं करूंगा वरना अल्लाह का अज़ाब मुझ पे बरसेगा, ऐसी चीजें अगर सोच के आप किसी गलत काम से बच रहे हैं, फिर तो आपके अंदर डर है, फिर तो आप इंसान नहीं है, वो डर में आगे कर रहे हैं चीजों को। वहीं कोई इंसान अगर नास्तिक भी हो ना, तो मुझे लगता है कि वो इंसान अगर इस तरह से नास्तिक हुआ है कि उसने सब चीजें पढ़ी, फिर उसने अपना ओपिनियन बनाया कि कोई मेरे काम की नहीं है, सब में एक जैसी चीजें, क्योंकि अच्छाई दोनों में है, बुराई दोनों में, हर धर्म में अच्छाई है, हर धर्म में बुराई है। उसने वो चीजें पढ़ी और उसके बाद उसने फैसला किया कि नहीं, मुझे किसी में भी नहीं जाना, मैं ना हिंदू में जाऊंगा, ना मुस्लिम में जाऊंगा, ना ईसाई में, ना सिख में, मैं इंसान रहूंगा, मैं नास्तिक हूं, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जो लोग बिना पढ़े, बिना किसी चीज के कह देते हैं मैं नास्तिक हूं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इंटर जैसे तैसे कर पाई है बेचारी। हाँ, मैं और उसके बाद भी पढ़े लिखों के कान काट रही हैं। अगर हिमांशी पॉडकास्ट में ना बताएं कि भाई जैसे तैसे तो मैं हाई स्कूल निकली हूँ, फेल फाल होकर पास हुई हूँ, इंटर तक लाले पड़ गए करने के। ये लाले से एक लड़की के शेर है, मेरी दोस्त है, बहन जैसी है, वो कहती है कि उनके अंदाज ही निराले थे, वो जिन्हें देखने के लाले थे। क्या कहने। तो मैं क्या बता रही थी, मैं तो ठीक हूँ, फिर भी ना मैंने अपना जो ध्यान ज्यादा लगाया, वो बेशक से वो स्कूल वाली, कॉलेज वाली ये पढ़ाई मेरे बस की थी भी नहीं, ज्यादा कागज इकट्ठे करने होते तो और बात होती, लेकिन मैं अब करूंगी क्योंकि ये जरूरी है, आपको हर तरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लेकिन मैंने वैसे किताबें, अपना नॉलेज वैसे बाहर की इकट्ठा बहुत की, मैंने वैसे पढ़ाई बहुत की, मैंने सुना बहुत, मैंने समझा बहुत, मैंने लोगों से बातचीत की, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको किताबों में नहीं मिल सकती। हिमांशी, कुछ कम तालीम ले पाना, हालात परिस्थितियां जो भी रहे हो पास्ट में, अतीत में, लगता है कि और पढ़ लेना चाहिए था, किताबी ज्ञान लेना चाहिए। हाँ, लगता तो है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि आप मैच नहीं कर पाओगे, आप अपनी फील्ड में आगे हो, मैं शायरी में आगे हूँ, लेकिन मैं अगर किसी से बातचीत पढ़ाई पे लेके कर पाऊँ, मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। अफसोस होता है, होना बनता है, लेकिन अफसोस के साथ में आप कर सकते हो, वक्त नहीं बीता, बिल्कुल कर सकते हो, तो मैं अब जाके वो चीजें करूंगी। मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा मौका मेरे पास आए। जिस हिमांशी बावरा ने अभी तक इंटर करके और दुनिया में, शायरी की दुनिया में शोहरत कमाई है इतनी,
बड़े बड़े मंच, दुबई, हिंदुस्तान, जाने और कहाँ कहाँ गई होंगी आप। हम्म, अब क्या करोगी पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, क्या मन है? BA LLB। LLB क्यों? थोड़ी नॉलेज ज्यादा हो, इस तरफ भी हो। जुडिशरी की, वकालत की। मतलब कि दुनिया की मुझे नॉलेज है। मैथ्स मेरे बस का नहीं है ज्यादा, लेकिन दुनिया की नॉलेज है, साहित्य की तरफ की है ना, इधर की ही नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि इस तरफ भी थोड़ा सा हो जाए। वकालत पढ़ के क्या करोगे? किसी काम की तो है नहीं। लिखनी तुमने शायरी है जिंदगी भर, लोगों को सुना सुना के मंच के नीचे बैठे होंगे, उनको पागल करोगी, उनको अपने तक ढुलाओगी, रुलाओगी और चली जाओगी अपना लिफाफा लेके मंच से उतर के। वो तुमको टटोल रहे होंगे गूगल पे कि ये शेर कब कहा, क्या है, उसके अल्फाज क्या हैं। जैसे हम ही कह रहे हैं कि सुनाती रहो सुनाती रहो। लेकिन फिर भी ये जो है, ये ऐसी चीज है कि जितना बाकी चीजें इस्तेमाल करने से खत्म होती हैं, लेकिन इसको जितना इस्तेमाल करो उतना अच्छा होता है, उतना ज्यादा होता है, उतनी प्रैक्टिस बनती है, उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा आपका दिन। हिमांशी बाबरा, बहुत दुखी किया है तुमने, लोगों को खुश भी किया। मैं दोनों ही बातें कह रहा हूँ अपनी शायरी से। पीछे पीछे घूमते हैं लोग, जहां तुम जाती हो वहां भी पहुंच जाते हैं सुनने के लिए। कभी कभी ठीक है, भले ही पेट में खाना ना हो, लेकिन जेब में जनरल डिब्बे की बोगी का टिकट लेके लोग हिमांशी बाबरा का मुशायरा सुनने पहुंचते हैं, कभी सम्मेलन सुनने पहुंचते हैं। कुछ तो खास है। सिर्फ इतना खास है कि इंसान के अंदर एक वाइब होती है अपनेपन की, है ना। आप अगर ऐसे लोगों में, जो आम लोग हैं, उनमें बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि मैं बहुत खास हूँ, अलग हूँ ना, तो आप खास बनने के चक्कर में उन लोगों से अलग हो जाएंगे। एक आम भीड़ है जिसमें हर तरह का इंसान है, अगर आप उसमें आम भीड़ में खास बनने की कोशिश करेंगे तो आप अलग हो जाएंगे, है ना। लेकिन भीड़ अगर आपको खास बनाएगी, आप भीड़ से जुड़ के रहिए, आप उस भीड़ का सम्मान कीजिए, आप लोगों से प्यार कीजिए, आप अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, तो ना आपको भीड़ खुद ब खुद खास बना देगी। और फिर जब आपको वो खास बनाएगी ना, तो अलग नहीं करेगी अपने आप से। हिमांशी बाबरा के भीतर अगर मैं झांकना चाहूं तो क्या मिलेगा? एक मासूम सी बच्ची मिल जाएगी। और किसने? फिर से बताओ, अगर हिमांशी बाबरा के अंदर मैं झांकना चाहूं तो क्या मिलेगा मुझे? मैं जैसी बाहर से हूँ ऐसे ही अंदर से हूँ, कुछ अलग नहीं है, दो चेहरे नहीं है, हो भी नहीं सकते थे, कोशिश की हुए नहीं। क्यों करनी पड़ी कोशिश? दुनिया में जीने के लिए आपके पास कम से कम दो चेहरे होने चाहिए, कम से कम। अगर आपके पास दो चेहरे नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। सबका कुछ ना कुछ हो जाता है ना। जब मेरा कुछ ना कुछ हो ही गया है तो सबका हो ही जाएगा, मेरे जैसे इंसान का हो गया। जीने के लिए एक सहारा चाहिए होता है दूसरे का। दूसरा इंसान भी अपने अंदर पैदा हो जाता है एक वक्त के बाद। वो कब होता है? हमेशा होता है, शुरू से होता है। आप पहचानने में थोड़ा सा वक्त लगाते हैं। जब आप दुनिया में सहारा ढूंढना बंद कर देते हैं, तब आप खुद का खुद सहारा बन जाते हैं। हिमांशी बाबरा घुमा गई मुझे। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो बस बात कही है। जहां मैं लाना चाहता था वहां से भी चक्कर खिला दिया आप मुझे। आप मुझे कभी वहां नहीं ला पाएंगे जहां आप लाना चाहते हैं। कोई नहीं ला सकता। थोड़ा सा हो, मैं आना नहीं चाहती। थोड़ा लोग मतलब जो हिमांशी के चाहने वाले हैं उनके लिए कुछ तो मतलब वो टटोले इस पॉडकास्ट को ढूंढे बार बार कि हिमांशी ने ये बात वहां खोली। ये इतनी बड़ी बातें मैंने जितनी बोली है ना, ये मैंने कहीं नहीं बोली। क्योंकि पॉडकास्ट जिंदगी में एक हमारे इमाम साहब हैं जिनके साथ बैठ के बातचीत की जा सकती है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, सीनियर शायर हैं हमारे। उनके साथ एक पॉडकास्ट हुआ था, तो वो ही हुआ था एक। और ये दूसरा पॉडकास्ट है का जिंदगी में। तो लोग तो इस बात पे भी इसको सर्च कर लेंगे आके कि शायरी से अलग कुछ तो बोला। तो इसकी तो फिक्र है नहीं कि ये बात बोली, कुछ तो बोला, ये बात है। ये शुक्रिया इसके लिए, स्टेट में हिंदी के लिए, संदीप चौहान के लिए कि आपने एक फोन किया। और हिमांशी, हमारी आपकी कभी पहले बात नहीं हुई। नहीं, मैं ये बात मैं आपको ये तो मैं भी बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आ रही थी तो भाई ने मुझसे कहा कि क्यों जा रही हो, है ना।
मैंने कहा पता ही नहीं भैया क्यों जा रही हूँ, है ना। वो कहते पेमेंट है, मैंने कहा नहीं। तो बोले कि फिर क्यों जा रही हो, मैंने कहा उन्होंने बात की तो मुझसे मना हुआ ही नहीं। मैं अपना काम काम की तरह करती हूँ क्योंकि वो काम है, अब है तो है, स्वीकारिए उसको, है ना। या तो आपके पास दूसरा प्रोफेशन हो, आप इसको शौक की तरह कर रहे हैं तो एक अलग चीज है कि हाँ तब आप समझौते कर सकते हैं अपने पेमेंट को लेकर या किसी चीज को लेकर। लेकिन जब ये काम यही है तो आप क्या करेंगे, है ना। तब लोगों को समझने की जरूरत है, आपको तो समझा कितना ही समझा सकते हैं आप। तो आपने मुझे बोला, मुझसे हुई नहीं मना। वो या तो आपकी टोन में वो बात थी या पता नहीं क्या वाइब आती है एक इंसान को दूसरे इंसान से। तो कुछ तो था कि मैं मना नहीं कर पाई, मुझे भी नहीं पता क्या मना हुई नहीं। इसकी संजीव चौहान स्टेट में हिंदी परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया करने के लिए अपने शब्दकोश में, डिक्शनरी में अल्फाज नहीं रखता है। बस मैंने आपका शुक्रिया नहीं अदा किया है कि आप एक फोन पे कहीं नहीं जाती हैं दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराने के लिए हिंदुस्तान में, इस दुनिया जहान में इंसानों की इतने बड़े मेले में स्टेट मिरर पे बैठी हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आर्काइव होना चाहिए। और मैं चाहता हूं स्टेट मिरर भी ये दुआ करेगा कि आप जितनी बड़ी और बड़े मंचों पे पहुंचती जाए। स्टेट मिरर संजीव चौहान को कभी ना याद करती रहे। बाकी कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया करूं, बस 2-4 शेर सुना दो, उसके बाद फिर फ्री कर दें, क्योंकि सुनने को मिल रहे हैं तो सुनाती जाओ, फिर खत्म करें। ठीक है। और वो सुनाना जो आपको पसंद है, वो सुनाना जो आपको अभी याद आ जाए। मुझे मेरे सारे शेर पसंद है जो जान लेता हो आपकी। मैं वाकई में एक बात तो ऐसी है कि एक दस्तक की आस रहती है, एक दस्तक की आस रहती है, अब तबीयत उदास रहती है। एक दस्तक की आस रहती है, अब तबीयत उदास रहती है। मुझको मुश्किल से सांस आती है, मुझको मुश्किल से सांस आती है, एक घुटन आस पास रहती है। और बड़ी बात तो नहीं है लेकिन सच बात है कि उसको दुनिया बहा ले जाती है, उसको दुनिया बहा ले जाती है जिसको दुनिया की प्यास रहती है। बहुत ये इसमें कोई दो राय थोड़ी। आपसे भी अगर मैं बात करूं तो आप भी सच कहेंगे। उसको दुनिया वाकई बहा ले जाती है जिसको दुनिया की प्यास रहती है। यस। हमें नहीं थी, हम नहीं बहे इसलिए। और है कि सच कह रही हूँ तुमसे मुझे मसला न था, सच कह रही हूँ तुमसे मुझे मसला न था। तुम दूर हो गए थे, तुम्हें कुछ पता न था। फिर तंग आके मैंने तमाशा लगा लिया, फिर तंग आके मैंने तमाशा लगा लिया। बाजार आने वाला मुझे देखता न था, फिर तंग आके मैंने तमाशा लगा लिया। बाजार आने वाला मुझे देखता न था। वो बात कहती रहती हूँ हर रोज खुद से मैं, वो बात मेरा दिल जो उसे कह सका न था। वो बात कहती रहती हूँ हर रोज खुद से मैं, वो बात मेरा दिल जो उसे कह सका न था। और ये कि उसने भी आके मुझसे पूछा नहीं कैसी हो, उसने भी आके पूछा नहीं मुझसे कैसी हो। मैंने भी अपना हाल किसी से कहा न था। बहुत खूब, है ना। जाता था बार बार कोई छोड़कर मुझे, आता था ऐसे जैसे कभी वो गया न था। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है हिमांशी बाबरा, कुल मिला के स्टेट पर हिंदी के दर्शकों को फिर से एक बार जिस वक्त बने हुए हमारे साथ बताना चाहूंगा, हिमांशी बाबरा एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां लड़कियों का निकलना दूर है, गुनाह है, लेकिन हिमांशी बाबरा को कोई नहीं रोक पाया क्योंकि वो सहारों की जिंदगी नहीं जीना चाहती हैं, अपने दम पे अपना मुकाम पाना चाहती हैं। मंजिल कहाँ है शायद हिमांशी बाबरा को भी नहीं पता, सिर्फ उड़ रही हैं खुले आसमान में और कहती हैं कि जितना उड़ोगे उतना उड़ो, आसमान खुला हुआ है, उस पर किसी कौम किसी जात की पाबंदी नहीं है। लिखना है दिल से लिखो, मन की लिखो, जो लिखो वो अपना लिखो। हिमांशी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे खुल के बात करने में अच्छा लगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन मैं थोड़ा सहज होके बात मैंने की। बहुत अच्छा लगा हमें। धन्यवाद स्टेट मिरर से बात करने के लिए पॉडकास्ट में।